वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आवाज ऐसे जाए कि नीचे पार्किंग से आ जाए कि क्या हो रहा है, इतना तो जोश होना चाहिए। सबसे पहले अपने फोन को बैग के भीतर डाल लीजिए, साइलेंट करके बैग के भीतर, जेब वगैरह में नहीं। मेरा भी फोन आपको नहीं दिखेगा, इक्वल पार्टिसिपेशन कहीं नहीं रहता। खैर मैं तो गरीब तुच्छ प्राणी, मैं मैनेज कर सकता हूं, आप लोग को बस उसमें रखना है, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छा एक डील देने वाला हूं। चलिए, आप इतना तो सुनते होंगे कि सीए में बिजनेस लॉ के पेपर में रिजल्ट सबसे खराब होता है, सुना है इतना? नहीं सुना है तो मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अब खराब होने के पीछे जो वजह है उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ नहीं हो तो क्या आप कुछ फॉलो करेंगे? क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी दूंगा, बशर्ते वही सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप कुछ रूल को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद जो है वो कहीं कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं होता है कि आप इसमें क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। रीजन ये है कि आप जिस कोर्स को कर रहे हैं, जो आप सीए कोर्स को कर रहे हैं, ब्रह्मांड का सबसे आसान में से एक कोर्स है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, खुद किया हुआ इसलिए आपको भी कह रहा हूं। ब्रह्मांड का सबसे आसान में से एक कोर्स है, क्योंकि इसमें जिसको भी जो है वो कितना मार्क्स आएगा, जिसको भी जो है वो 40 मार्क्स आएगा एक पेपर में, वो पेपर पास। और एग्रीगेट कितना हो जाने पे, 50% पूरा हो जाने पे आपका जो है वो एक लेवल क्लियर। और ये यहां ही नहीं है, इंटर में भी यही है, फाइनल में भी यही है, यही परंपरा है, यही सिलसिला है। तो भला बताइए इसमें चैलेंज कौन सा है? कोई कंपटीशन तो है नहीं। यहां पे प्यून तक की वैकेंसी निकलती है तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं। ग्रेड 4 के ऑफिसर की निकल, ग्रेड 4 के क्लर्क भी नहीं बोलिए, ग्रेड 4 जो आपके प्यून से भी नीचे का लेवल है उसके लिए निकलता है। लाइनमैन वगैरह का जो है वो रेलवे वगैरह में तो आर्मी बुलाना पड़ता है। क्यों? पुलिस से एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो पाता, इतने लोग अप्लाई करते हैं। वहां बताइए, हमारे केस में तो कुछ भी नहीं है, हमें बस पढ़ना है। और आज तक इंस्टीट्यूट ने, मैं खुद आपके इंस्टीट्यूट की एकेडमिक एक्सपर्ट विंग का हिस्सा हूं, इंस्टीट्यूट ने आज तक इतने नंबर का क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछा है, और ना ही सिलेबस से बाहर पूछा है, एक नंबर का भी नहीं। हाँ, ये दूसरी बात है, यूट्यूब एक्सपर्ट अलग से बोलते हैं कि ये बाहर, ये उससे बाहर, कहीं नहीं। कोई भी क्वेश्चन लेके आइए, सब आपके सिलेबस का पार्ट दिखेगा। बस अंतर ये होता है कि पहले ये आपसे जो पूछते थे उसमें 80% जो है वो आपका डायरेक्ट होता था, 20% जो है वो इनडायरेक्ट होता था। बस रिवर्स कर दिया है। अब लगभग 70% तक क्वेश्चन आपसे जो है वो केस बेस्ड होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्लाइड होता है, उसमें भी कोई बात नहीं है। लेकिन होता यह है कि उस क्वेश्चन के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, थोड़ा इस किडनी का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप रट्टा मार के कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, मार लीजिए रट्टा, जय माता दी, लेट्स रॉक लिख दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन आपसे वो क्या करेंगे कि यहां पे राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया एग्जाम्पल देंगे, बोलेंगे बताइए इस केस में जो है वो रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए इस केस में ब्रीच है या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। मार्क्स ज्यादा आता है सेकंड वाले ही स्टाइल में। जब वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछते तो उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा है। इसलिए अब आप देखिएगा, खुद आपको कॉपी भी अभी दिखाऊंगा, देखिएगा कि बच्चों को जो हाईएस्ट मार्क्स आता है 90, 80 ऐसे भी जाता है, 82। लेकिन हाँ, फेल भी बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन ये है कि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना और ध्यान से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो समस्या है। करेंगे बात, कैसे हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहले स्टार्ट से ही चलते, छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, फिर अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, और फिर हम लोग टॉपिक पे हमला करेंगे। तो चलिए शुरुआत से ही चलते। आई एम पंकज कुमार, आई एम अ फेलो कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड फ्रॉम सीआईएसआई लंदन। जैसे लोग यहां से करते हैं, आई हैव डन इट फ्रॉम सीएसआई लंदन। एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, मैंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, और वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट हूं। उसके बाद में आया हूं मैं आपके सीए, सीएस और एमबीए की दुनिया में। मैं एक्चुरियल साइंस भी कर रहा हूं, थोड़ा बचा हुआ है तो एक्चुरियल साइंस भी कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों को मैंने किया है जबकि मैंने साइंस से ही पढ़ा हुआ। आपको कभी कभी लगता है ना कि आप साइंस अगर 12th तक रखते हैं तो आप कभी कभी घबरा जाते हैं कि सर हमारा 12th साइंस में रहा है, हमें दिक्कत तो नहीं होगी। तो दिक्कत आपके सामने ही है कि मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस से, तब आपके सामने आया। एक एक अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्लियर होते गए। इधर जो है वो दिसंबर में आपको पता है सीएस के पेपर, नवंबर में जो है वो सीए वाले पेपर। अगर आप पहले के पैटर्न को जानते थे, अभी आपके 3 बार एग्जाम होते, पहले 2 बार ही होते थे। इंटर 2 ही बार हुआ करता था, अब 3-3 बार होता है। अब सारे कुछ एक एक अटेम्प्ट में होते चले गए। इसके पीछे मेरा कोई ज्यादा क्रेडिट नहीं था, क्रेडिट मेरे घर वालों का था।
मेरे घर में मेरे अलावा कहीं भी कोई भी जो है वो सीएस की दुनिया में नहीं है। सारे के सारे लोग गेस्टेड ऑफिसर थे। मैं खुद गेस्टेड ऑफिसर रह चुका हूं बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में। इसके लिए आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करना पड़ता है, तब आप पहुंचते हैं वहां पे। तो कहते हैं ना, खानदान में सब है, तो आप भी जो है वो पीछे पीछे जो है वो बन गए। मेरे पापा मामा, जो खानदान में सबसे खराब है वो आईआरएस होता है, अदरवाइज या तो आईएएस है या आईपीएस है। जो आईआरएस बनते उन्हें हम हे दृष्टि से देखते हैं कि जा ये खानदान में कुछ नहीं कर पाया। मैं बिहार से हूं, वहां दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो परफेक्ट गुंडा मवाली या परफेक्ट जीनियस। बीच का बिरादरी थोड़ा सा कम दिखता है। मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर भी रह चुका हूं, गेस्टेड ऑफिसर रह चुका हूं। ये सारा कुछ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले यही वर्ड बोला था, जो कोर्स आप करने जा रहे हैं ब्रह्मांड का सबसे आसान में से एक कोर्स है। पहले समझ तो लीजिए कि कोर्स है क्या, पढ़ना इसे किस तरह है। मैं ऑलरेडी जो है वो कैट क्लियर किया हुआ हूं। कैट में 99.25 परसेंटाइल था, बिहार से पहला स्टूडेंट था जिसको 3 में से 2 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल आए हुए थे। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा क्रेडिट मैं अपने पापा को देता हूं क्योंकि वो मुझे जम के कूटते थे। पिटाई नहीं होती थी क्योंकि पिटाई का हम पे असर नहीं होता था, तो होती क्या थी, कुटाई। पिटाई के सुपरलेटिव डिग्री को क्या बोलते हैं, कुटाई बोलते हैं। क्योंकि पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हमें अगर दिन भर खेलने के लिए क्रिकेट छोड़ दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, जून के महीने की गर्मी में हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं उस धूप में खेलने में। लेकिन अगर पंखे के नीचे घर में बिठा दिया जाता था तो हमें लू लगने लगता था और हमें कभी कभी नींद नहीं आता था। बस हमारे आगे बुक रख दीजिए, हम बेहोश हो जाएंगे। ये वाला आलम हुआ करता था, बिल्कुल ऐसा ही स्थिति था। वैसे स्थिति से मैं यहां तक पहुंचा हूं, आपके इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट विंग का भी मेंबर हूं। जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तब मैं आपको कुछ कंपनीज में दिखूंगा जो थोड़े बड़े कंपनी है, जैसे ओएनजीसी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल है, वर्साचे है, मुफ्ती है, ऐसे करके कुछ कंपनीज है जहां पे मैं आपको प्लेसमेंट विंग में दिखूंगा। चलिए, ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। 2 बार मैं ऑलरेडी एसएसबी क्लियर किया हुआ हूं। अगर आप जानते हो कहीं एसएसबी वगैरह के बारे में, ये सीडीएस करके होता है, मैंने ऑलरेडी सीडीएस क्वालिफाई किया हुआ है। ये बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि जो जो एग्जाम उस समय मेरे सामने आता था सब देता था और गलती से सब क्या हो जाता था, क्लियर हो जाता था। और ये गलती क्यों होती थी, क्योंकि एक बार अगर आप एक लेवल को अचीव कर गए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एग्जाम आप देंगे क्या होता जाएगा, क्लियर जो है वो होता जाएगा। यहां पे आपको बस करना है कि थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच से चलिए। मैं साइंस पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, साइंटिफिक अप्रोच से चलने बोल रहा हूं। और साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है कि हम यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी को तैयार करेंगे और पहले जरा देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट बेसिकली किस लेवल का नॉलेज डिमांड करता है, और हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड को मीट करना है, ना कि हम बोलेंगे कि काश ऐसा होता। हमारे काश बोलने से वो अपने स्टैंडर्ड को ना नीचे करेंगे ना स्टैंडर्ड को चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस लेवल पे अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा। और वहां पहुंचाने के लिए पहले जरा समझ तो लीजिए कि उनका लेवल क्या है। आप सुनते होंगे कि किसी को मार्क्स आया और प्लस कर दिया गया, किसी को मार्क्स आया कोई मार्क्स प्लस नहीं किया गया, किसी के कॉपी में माइनस कर दिया जाता है, घूमता रहता है आजकल यूट्यूब वगैरह पे। थोड़ा सा मैं ये बता दूंगा कि ये क्या बेसिकली है, क्योंकि जो एकेडमिक विंग में है वो आपको बिल्कुल सही बात ये बता सकते हैं कि क्या ऐसा है। क्योंकि बाहर जो आप सुनते हैं वो अपने अकॉर्डिंग मिथ तैयार करते हैं, चाहे वीडियो का व्यूज बढ़े या जो भी चीज बढ़े। तो देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपको इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता, ये मानूं या ना मानूं, बोलते रहिए भाई, मुझे पसंद। तो हम ये मान करके चलते कि हम यहां जीरो से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज। देखिए यहां पे बिजनेस लॉ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉज। इतना तो हमने पढ़ा हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल। दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल लॉज विच यू हैव टू रीड अंडर बिजनेस लॉज। इसीलिए इसका नाम क्या है, यहां पे एक से ज्यादा लॉ आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो देखिए जरा, ये जो आपका पेपर है, ये पेपर का ड्यूरेशन आपका जो है वो 3 घंटे का है और ये आपका है 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें कहीं भी कोई पार्ट नहीं बना हुआ है कि पार्ट ए या पार्ट बी, की इतने मार्क्स का पार्ट ए से, इतने मार्क्स का पार्ट बी से। पूरा का पूरा सिलेबस आपका एक यूनिफॉर्म पार्ट में दिया हुआ है। सारे के सारे जो है वो सेगमेंट आपके क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं, एमसीक्यू नहीं, कंप्लीट क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके चैलेंज आते हैं और ये पेपर में ज्यादा चैलेंज इसलिए आता है क्योंकि 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। नॉलेज आपके पास है, कोई रोक नहीं सकता, आप दनादन मस्त कैलेंडर कर देंगे। अकाउंट चूंकि आप बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं और अकाउंट में रियल राइटिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो फॉर्मेट पे चलता है।
यहां पे जो है वो आपके राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ती है। अगर इंग्लिश आपका वीक है, नहीं संभाल पाएंगे इस पेपर को, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। करेंगे बात, क्या एग्जैक्ट है, क्या सच्चाई है इसमें, क्यों बच्चा इसमें रुक जाता है, कहां पे दिक्कत आती है। तो ये पेपर आपका जो है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। यहां पे जो दिखा हुआ है 3 आवर्स, इस 3 आवर्स को अगर हम बदले तो ये हो गया 180 मिनट। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें यहां पे कि अगर कोई क्वेश्चन हमें आंसर करना है, डिस्क्रिप्टिव है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लिखें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना। 7 का है, इतना। पौवा खंभा बाटली है कि कितना चढ़ाएं। कहा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। तो कहा फिर तरीका क्या होगा। कहा तरीका इसका ये है, ये मैं कॉपी दिखला के आपको दिखाऊंगा कि एक बच्चा 2-2 पेज में आंसर कर रहा है और उसे 2 नंबर आ रहा है। एक बच्चा जो है वो 6 लाइन में आंसर कर रहा है और 5 में 5 आ रहा है, 100% आ रहा है। ये इसीलिए हमें पहले दिन ही समझना है क्योंकि हम अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगले दिन से ही जो है आपको जो लिखना रहेगा वो उसी स्टैंडर्ड से क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा, और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखना रहेगा। ये 180 मिनट का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपके पास इसके लिए समय है 1 मिनट 40 सेकेंड। कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो गया 3 मार्क्स का, देखो अभी अभी आप मैथ पढ़ के निकले हैं, कितना मैथ फटाक से ध्यान है, कितना टाइम लगेगा इसको आंसर करने में, कितना टाइम लगाना है। हाँ 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 हाँ, देखिए एक कुछ सब आंसर मेरे कान में पहुंच रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक भी रहा हूं। 4 मिनट समथिंग भी हो रहा है, 4 मिनट 20 सेकेंड भी, 5 मिनट्स भी आ रहा है। अब बताइए अगर इस क्वेश्चन के आंसर देने में ये टाइम लगेगा तो बुलाऊं मैं अभी ओमवीर सर को, अभी गए नहीं है कि देख लीजिए ये आपके बच्चे मैथमेटिक्स वाले मुझे इस सवाल का ये जवाब दे रहे हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करने का टाइम 1 मिनट 40 सेकेंड है। ओ भाई 3 मार्क्स का है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, कितने से, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तरीका है दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर और दिक्कत है तो ये कितना हो जाएगा 3 मिनट, ये कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, 120 सेकेंड कितना हो गया 2 मिनट, तो ये कितने हो जाएंगे, तो काहे का 4 मिनट 20 सेकेंड, या क्यों 4 मिनट में उलझ गए। इसीलिए बोलता हूं अलर्ट अटेंटिव रहिए। बच्चों का खेल है सीएस जैसा कोई भी कोर्स जो है, एक जो है वो बस ध्यान रखने की बात है, अलर्टनेस जैसा चीज। तो आपके पास समय है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम, 5 मिनट। इस 5 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है बच्चे और लिखना भी है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ता है। कहीं पे भी अगर आपने पहले दिन से जो है वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया, राइटिंग वाले चीज में अपनी स्पीड को लेकर के माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, कुछ भी कर लीजिएगा, सब कुछ आता रहेगा तो 60 से 70 मार्क्स का बना के आइएगा। ये मैंने क्या बोला, आता रहेगा तो। अगर आपने राइटिंग घड़ी देख करके नहीं किया हुआ है, हम लोग करेंगे ना स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग घड़ी देख करके राइटिंग करते हैं, तो यहां पे कह रहे हैं कि ये टाइम आपको ध्यान रखना होगा। करते हैं बात, तो पहला 3 मार्क्स का आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव है। टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। इस 7 चैप्टर्स में 6 एक्ट्स हैं, और ये कोई एक्ट नहीं है, ये जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एक्ट को बनाने का तरीका क्या होता है। ये कोई एक्ट नहीं है, ये दिया हुआ एक्ट को बनाने का क्या तरीका होता है। और इसके अलावा जो है वो 6 क्या है, हमारे एक्ट्स हैं जो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। और ये सारे एक्ट आपके किससे रिलेटेड हैं, बिजनेस फेनोमेना से रिलेटेड है। यहां पे जो है वो आपके जो है वो सेकेंड यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा है, क्योंकि इस चैप्टर के भीतर कितने यूनिट, 9 यूनिट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कितने यूनिट, 4 यूनिट। और पार्टनरशिप एक्ट में कितने यूनिट, बाकी जितने भी चैप्टर है वो अकेले अकेले है, उसके भीतर कहीं कोई यूनिट नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा यूनिट आपका कौन सा रहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये बाकियों से लिंक भी है, इसीलिए हम हमला यहां से ही करेंगे। यानी कि हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही जो है वो हमला शुरू करेंगे, यहां से ही चीजों को जो है वो देखेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन दूसरे से, इसलिए नहीं कि सबसे बड़ा है इसीलिए पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं। हम लोग उन चैप्टर्स को पहले पढ़ेंगे जिनका आगे वाले चैप्टर से क्या है, रिलेशन है, ताकि हमें समझने में क्या हो, आसानी रहे। ये जो आपके 9 यूनिट्स है, बस इनका नाम दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बस दिखलाने के लिए कर रहा हूं। एक एक करके सब पढ़ना ही रहेगा। ये वो 4 जो है वो यूनिट है जो किसके भीतर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के भीतर है। ये वो 3 यूनिट है जो किसके भीतर है,
पार्टनरशिप एक्ट, बाकी जितने भी है वो क्या है, अलग अलग हैं। तो ये टोटल आपके कितने 7 चैप्टर्स और 6 एक्ट आपको जो है वो पढ़ने हैं। चलिए अब इसको पढ़ने का हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहला चीज आपका जो है वो बिल्कुल होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। और इस क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब भी मैं आपको किसी चीज को बताऊंगा इतना सा भी यहां पे प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि पढ़ाना मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, पैशन भी है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये सिर्फ मेरा प्रोफेशन होता तो लोग सिविल सर्विसेज या गैजेटेड पोस्ट छोड़ करके नहीं आते, लोग सोच रहे होते हैं कि हो जाए। तो ये मुझे मजा आता है, कम मजा आता है जब आप किसी भी चीज को आसानी से समझते हैं नहीं। समझना तो ये कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं, एक ऐसा चीज है जो पहले से बना हुआ है आपको बता रहा हूं। लेकिन जब आप बिना एफर्ट के, यानी कि समझने में आपको जो है एफर्ट ना लगे और वो रिटेन होकर के रहे, तो बड़ा मजा आता है। तो यहां पे जो है वो सबसे पहला काम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। रीजन 2 है, क्वेश्चन डायरेक्ट कम पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो मान लीजिए आपने अच्छे से नहीं समझा है, एग्जाम से 10 दिन पहले जो है वो नींद टूटी, 20 दिन पहले नींद टूटा, नहीं अब तो कुछ करके रहेंगे, सुसाइड नहीं, पढ़ाई के सेंस में, अब तो कुछ करके रहेंगे। और क्या, अब आपने जो है वो रटना शुरू किया। रट करके बच्चा आप उन चीजों को कर सकते हैं जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। केस लॉ रट करके हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लीजिएगा। और सिलेबस सेम है, सिर्फ पैटर्न को उन्होंने बदल दिया है, रिजल्ट का परसेंटेज कम हो गया है। और वो क्या कर रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब तब आप दे पाएंगे जब चीजें आपका समझा हुआ है। कुछ चीजों तो याद रखना ही पड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या करना है, आपको जो है वो उसे समझना है। एक एक एस्पेक्ट आप ध्यान से समझेंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगा, आप मुझसे बोलेंगे, दिक्कत में बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं खुद बार बार चीजों को रिपीट करता हूं। अगर कोई चीज मैंने इंग्लिश का बोला या लॉ का वर्ड था, मैं खुद उसे एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में भी। लेकिन अगर कहीं पे कोई भी ऐसा वर्ड भी आए तो ये नहीं, शो ऑफ नेचर नहीं रखना है और ना ही एरोगेंसी रखना है। काइंडली ये दो चीज छोड़ दीजिए, देखिए क्या शानदार आपका रिजल्ट अभी भी नहीं आगे तक भी रहता है। जहां दिक्कत हो, अगल बगल वाला क्या सोचेगा ये नहीं सोचना है, उनके सोचने के लिए थोड़ा ना आप ये करने के लिए बैठे हुए हैं। जहां दिक्कत हो क्या कीजिए, बिंदास पूछिए कि सर इस वर्ड का क्या मतलब होगा, और उसको लिखिए अपने बुक में। जहां पे दिक्कत हुआ है उसी जगह उसका मतलब लिखिए, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उड़िया, बंगला, जिसमें लिखना है उसमें लिखिए, ताकि रिवीजन के समय आपको क्या मिले, उस चीज में मदद मिले। वरना रिवीजन के समय उस जगह जाकर के आप अटक जाएंगे। अगला चीज है कि जब आप चीजों को पढ़ रहे होंगे, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, आपको करना क्या है, उसमें जो है वो क्वेश्चन रेज करना है। और क्वेश्चन क्या रेज करना है कि इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स। उसी टॉपिक से आपका जो है वो क्वेश्चन हो सकता है ब्रीफली एग्जामिन, कहीं पे हो सकता है कमेंट, कहीं पे हो सकता है आपका जो है वो व्हाट डू यू मीन वाले स्टाइल में, कहीं पे उस पे केस लॉ पूछ सकता है, कहीं पे उस पे प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। आप कहिएगा लॉ में न्यूमेरिकल भी आते हैं, आएगा कुछ क्वेश्चन जहां पे डिजिट में आपका जो है वो आंसर आएगा। करेंगे बात जब वहां पहुंचेंगे। मेरे कहने का मतलब है जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक से अपने माइंड को ये बोलेंगे कि यहां से कैसा कैसा क्वेश्चन रेज हो सकता है। हाँ, शॉर्ट नोट जैसा आएगा तो ये रहेगा, कमेंट जैसा रहेगा तो क्या करेंगे। इसी के लिए तो हमारा अगला स्टेप रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा। बहुत अच्छा आपको चीज आता है, एकदम विद्वान है, ज्ञानी है, यू आर टू मच स्कॉलर। लेकिन मुझे बताइए, जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप कमाल कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में ओरली पूछा जाएगा या लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर टू गुड इन अंडरस्टैंडिंग, बट अनफॉर्चुनेटली राइटिंग उनका वीक होता है। इस चीज को डिफेंस नहीं बनाना है। अगर डिफेंस बनाना है तो छोड़ दीजिए सीए फिर, क्योंकि इस लेवल को तो छोड़िए, इंटर अभी बचा हुआ है, फाइनल बचा हुआ है, हर लेवल पे लॉ आपके पास है। यहां पे लॉ एक है, वहां पे तो टैक्स भी लॉ ही रहता है, साथ ही साथ कॉर्पोरेट लॉ है, आगे फाइनल में भी आपका है। कैसे सफर निकलेगा, इसीलिए दिमाग में एक पल को भी ये नहीं सर मेरा ना अकाउंट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो मर जा। इन सबको जब तक आप अच्छा नहीं करेंगे तब तक कैसे सीए बने, क्योंकि सीए आपके कारण सिलेबस तो नहीं बदलेगा कि इस बच्चे का ना लॉ वीक है तो इसे हटा देते हैं, क्या वो हटा देगा। तो इसका मतलब दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन ही नहीं देना है कि लॉ में लिखना पड़ता है इसलिए मेरा वीक है, आगे और भी चीज रहेगा लॉ में। तो कुछ नहीं करना है, बस समझना है, और समझने के बाद उसे क्या करना है, हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी, जो मैं आपको सिखाऊंगा। कमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे मैं तरीका बताऊंगा।
डिस्क्राइब करने वाले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा, राइटिंग की अलग से क्लास होगी हमारी। जैसे ही हमारा पहला यूनिट खत्म होता है उसके बाद कुछ कंटेंट होगा तब ना राइटिंग सिखाऊंगा। सेम कंटेंट को देखिएगा हम लोग कमेंट में अलग तरीके से लिखेंगे और डिस्क्राइब में अलग तरीके से लिखेंगे। वही सेम कंटेंट है, अगर आपसे केस लॉ में पूछा तो लिखने का तरीका अलग रहेगा, कंटेंट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे नॉर्मल बात समझिए, घर में चावल दाल रोटी सब्जी बना हुआ है, समझते हैं चावल दाल, या बड़े लोग हैं पिज्जा बर्गर ही समझते हैं? समझते हैं ना? नहीं, मैं सोचा मैं तो गरीब आदमी, मैं तो समझता हूं। तो घर में चावल दाल सब्जी रोटी बना हुआ है, आपने एक थाली लिया, उसी थाली में जो है वो चावल लिया, उसी पे दाल डाला, बगल में सब्जी लिया, रोटी उसी पे रखा, बैठ गए टीवी के सामने खाने लगे। ऐसे खाते हैं या नहीं खाते हैं? बहुत बार ऐसा होता है, लिया आराम से बैठ गए खाने लगे फ्री स्टाइल में। लेकिन जरा सोचिए, घर में गेस्ट आए हैं, आइटम चेंज नहीं कर रहे हैं, बट क्या हम इसी तरीके से चावल लेंगे, उसके ऊपर दाल डालेंगे, सब्जी डालेंगे, बगल में रोटी डालेंगे, बोलेंगे ले ठूस मर जा? बताइए, क्या ऐसे देते हैं? नहीं देते हैं। अगर सेम खाना भी है तो हम कैसे सर्व करते हैं? एक प्लेट लिया, दो बॉल्स लिए, मतलब कटोरे लिए, कटोरे में जो है वो दाल दिया, एक कटोरे में सब्जी दिया, प्लेट में जो है वो चावल और रोटी देते हैं। या तो डाइनिंग टेबल पे सर्व करते हैं या नीचे आसन बिछा करके सर्व करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर हमने जो है वो सब्जी को प्लेट में दे दिया कटोरे के बदले में, तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, हाँ या ना? क्या स्वाद में कोई कमी आएगा? बिल्कुल ही नहीं आएगा। लेकिन सामने वाला बंदा जब खा करके जाएगा तो सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, खाने पे बुला लेते, कोई तरीका ही नहीं है खाना खिलाने का। जब उनसे बार बार पूछा जाएगा लेकिन सब्जी कैसा था, सब्जी तो अच्छा था, दाल बहुत बढ़िया था, लेकिन खिलाने का तरीका ही नहीं है, वो उस जगह से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, अब वो उसी को पकड़ करके भैंस की पूंछ की तरह बैठ गए हैं। इसका मतलब वही कंटेंट था, वही खाना था, सर्व करने का तरीका बदलना पड़ा या नहीं बदलना पड़ा? वैसे ही यहां पे ही है। और मैं आपको अभी क्वेश्चन नहीं, सर्टिफाइड आंसर दिखलाऊंगा, और देखिएगा कि कैसे उस सर्टिफाइड आंसर में आपको दिखेगा कुछ ऐसे कॉपी दिखेंगे जो एक्सेप्शनल कॉपी, जो अब आपको नहीं दिखेंगे। हम लोग एक्सपर्ट कमेटी में इसलिए वो दिखता है क्योंकि अब कॉपी आपके जो है वो कंप्यूटर सिस्टम से चेक होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो एक एक स्टेप जो चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं, और तरीके के बदले रहने के कारण आपके मार्क्स हट जाते हैं। सेम कंटेंट लिखा हुआ है लेकिन तरीका अलग है, उस कारण से मार्क्स नहीं दिया हुआ है, या लिस्ट मार्क्स जो है वो दिया हुआ है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस और असेसमेंट। आपका डेली टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। डेली टेस्ट का शेड्यूल जैसे ही आपको राइटिंग टेस्ट करा दिया जाएगा, राइटिंग का क्लास में करा दूंगा, उसके बाद आप क्लास में लिखेंगे, और मैं घड़ी देख देख करके आपको बोलूंगा 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, डन। अब आपने जो लिखा उसका मैं उसका बेस्ट आंसर बताऊंगा कि ये ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, और तब उसके बाद आपको इनवाइट करूंगा कि आप अपने कॉपी मुझे दिखाएंगे, तो मैं मार्क्स उस पर डालूंगा कि अगर आपने ऐसे लिखा तो कितना आएगा, और ऐसे की जगह ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा। ये काम हम इतनी बार करते हैं कि हमारा फियर ही खत्म हो जाता है राइटिंग का। मैं एक बात और आपको बता दूं, मेरा बच्चा कोई भी रुकता नहीं है बिजनेस लॉ में। रीजन ये है कि मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं जैसे अभी आपको दिख रहा हूं, पढ़ाता जम के हूं, लेकिन फिर मुझे रिजल्ट चाहिए। मेरा रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, भले आपका रिजल्ट खराब हो जाए। अब बोलेगा सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरा रिजल्ट अच्छा होगा तभी तो आपका भी होगा, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों का फायदा है इसमें। अगर मैं अपना रिजल्ट अच्छा करना चाह रहा हूं तो बताइए इनडायरेक्टली आप ही का रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं? लेकिन फिर मैंने क्या बोला, राइटिंग की प्रैक्टिस, चीजों को करना, क्योंकि मैंने आपको बोला है आप मेरी बात को मानिए, कुछ भी कर लीजिएगा तो इस सब्जेक्ट में नहीं रुकिएगा, और मेरी बात ना मानिए और फिर कुछ भी करके मुझे इस सब्जेक्ट में पास करके दिखा दीजिए। दोनों ही चीज आपके पास है। बात को मानिए और मेरी पूरी गारंटी है, बात को मत मानिए तो भी गारंटी है। किस बात की? फिर तो चैलेंज है, करके दिखा दीजिए। और अगर मानते हैं तो कुछ रुकेगा नहीं। अब बताइए क्या किया जाए, कौन सा चैलेंज लिया जाए? बात मान लिया जाए या आप दूसरे फेज में जाएंगे? मान लिया जाए। जब आप पे करके यहां आए हैं तो इसका मतलब आप हमारे एक्सपर्टीज के कारण ही तो आए हैं। ज्यादा दिनों का नहीं, सिर्फ 18 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, 18 साल। 2008 से यहां, इंस्टीट्यूट 27 सालों से, और मैं 18 साल से। तो आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए जैसे आपको बताया जा रहा है, जो अभी आगे बताऊंगा। पढ़ते वक्त आपको कुछ चीजें कभी कभी मैं यहां से नोट करने के लिए बोलूंगा, कुछ ही चीजों को। अदरवाइज मैक्सिमम चीजें
आपका जो है वो इस बुक में दिया हुआ रहेगा, जो आपको मेरा बुक मिलेगा उस बुक को बस पढ़ना है। इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट आपको लाने की जरूरत नहीं है और मेरे सब्जेक्ट में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन, डिट्टो हमने वहीं से अपना क्या किया हुआ है, बुक तैयार किया हुआ है। एक एक एस्पेक्ट उसके ध्यान में रखें, एक एक केस लॉ उसके जो है वो लिखे हुए हैं। बस थोड़ा सा और क्या कर दिया है, पॉइंट वाइज में कर दिया है, ताकि और पढ़ना क्या हो गया है, आसान हो गया है। तो इसीलिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आप जो है वो किससे चलेंगे, इस बुक से को जो है वो फॉलो करेंगे। अगला चीज है कि क्या हमें स्कैनर खरीदना रहेगा, तो जवाब है नहीं। मेरे सब्जेक्ट में आपको स्कैनर नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, वही तो दिया रहता है स्कैनर में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्कैनर से इसलिए नहीं करें क्योंकि स्कैनर के आंसर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, बहुत बार गलत भी रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम इंस्टीट्यूट के जो दिए हुए क्या है क्वेश्चन और आंसर है, वो मैं खुद आपके ग्रुप में शेयर करूंगा जब ग्रुप हमारा क्लियर बन जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, जब हमारा कोर्स खत्म होता है तो हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहां पे करते हैं। इसके अलावा जो भी आपके मैं टेस्ट ले रहा होता हूं, जो शेड्यूल टेस्ट होता है, एमटीपी जो मैं आपका लूंगा, हाफ एमटीपी जो लूंगा, उसमें मैक्सिमम हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। रीजन ये है कि हम क्यों बनावटी क्वेश्चन पे जाएं, जब हमें स्टैंडर्ड कुछ और मीट करना है, तो क्यों ना हम उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को शुरू से ही टेस्ट में लेकर के चले। जो भी चैप्टर हमारा खत्म हो, उसमें जब भी हम टेस्ट वगैरह दें, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पिक करेंगे। अब लास्ट में जो ये बात आता है, ये क्या है, गुरु मंत्र। अब ये क्या चीज है, ये जरा सुनिए। आप अक्सर जो है वो देखते होंगे कि लोग जो है वो कॉपी दिखला रहे होते हैं, टुकड़े में दिखला रहे होते हैं, पार्ट में दिखला रहे होते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूट ने जो है वो गलत तरीके से क्या कर दिया है, गलत तरीके से जो है वो मार्किंग कर दी है। देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं आप। यहां पे जरा आप देखिएगा कि ये कॉपी है, कुछ कॉपी में आपको कुछ क्लासिक कॉपी है इसलिए दिखा रहा हूं। यहां पे जो इस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, 81.5, आप ही लोगों में से बच्चा है। अब यहां पे देखिए इसके मार्क्स जो 81.5 है, इसमें मॉडरेशन वाला पोर्शन जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आगे दिखलाता हूं। इस बच्चे का कितना मार्क्स है, ये इसीलिए मैं दिखला रहा हूं क्योंकि इसी बच्चे को पिछले लगातार 2 अटेम्प्ट में 24 और 32 था। बहुत अच्छा बच्चा, गजब का मेरिटोरियस, बहुत पढ़ने में अच्छा। बस प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम बस राइटिंग की थी। 2 बार से दे रहा है, लॉ के पेपर में रह रहा था, और हर बार क्यों उतने सही रह रहा था, क्योंकि उसे यह नहीं था पता कि हमें इंप्रूव किस जगह पे करना है। वो बार बार तैयारी कर रहा है, बार बार चीजों को पूछे, सब कुछ उसे आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, आपके दिमाग में क्या है ये जानने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम तो आपसे क्वेश्चन पूछे और उसको क्या करना है, आपको आंसर। मुझे नहीं पता आप अपने दिमाग से आंसर कर रहे हैं या रट्टा मार के कर रहे हैं या बगल वाले का देख करके कर रहे हैं। रिजल्ट तो वही होगा जो कॉपी में क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। यहां पे कुछ दूसरे भी चीज को मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे ये कुछ कॉपी देखिएगा जो एक्सेप्शनल कॉपी है, लॉ का कॉपी, इसलिए आपको ये देखना चाहिए। इसमें देखिए कितने मार्क्स आए हुए हैं पर्सन के, कितने मार्क्स हैं, 31। जो दिखाना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसे मार्क्स फाइनली दिया कितना गया, कितने मार्क्स दिए गए, तो बोलते नहीं है आप लोग, कितने, ये 10 मार्क्स उसे क्या दिया गया, कौन सा उसने जो है वो पुण्य काम किए थे पिछले जन्म में कि उसे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया गया, पता है आपको, नहीं पता। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये कॉपी, और इस कॉपी में मुझे बताइए कि इस कॉपी में जो है वो कितने मार्क्स हैं, 40। आपको वहां लगा होगा कि शायद उसे पास कराना चाह रहे थे, इसीलिए जो क्या कर दिया, 10 मार्क्स दे दिया, 31 से कितने पे पहुंच गया, 41। पास ही कराना था तो 9 से ही तो पास हो रहा था, और एक एक्स्ट्रा की क्या जरूरत थी। दूसरा चीज, इसमें कितने मार्क्स आए हुए हैं, 40 मार्क्स आए हुए हैं। अगर 40 मार्क्स आए हुए हैं तो इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। देखिए इस 40 में से कितना दिया, अगर आप प्रोपोर्शनेट लेकर के चलते तो अगर किसी को आपने 31 में 10 दिया है तो भाई 40 में जो है कम से कम 12 नंबर तो देते हैं। अगर प्रो डेटा बेसिस पे ही करते तो, मैथमेटिकली लेकर के चलते तो कितना मार्क्स दिया है, 3 मार्क्स दिया है, ठीक। और ये अगला कॉपी आप देखिए, इसमें जो है वो इस बच्चे को फिर कितना है, 40। अब जरा देखिएगा इसके 40 पे जो है वो इसके साथ क्या किया है, इसको कितना दिया है। अब आप देखिए एक 40 पे कितना, एक 40 पे कितना, 3, दूसरे 40 पे कितना,
1। एक और देख लीजिए, ये जो है वो इसमें ये कितना मार्क्स है इसे 40। अब इस 40 पे बताइए कितना दें, पहले 3 दिया फिर 1 दिया, लगाइए बोली, सही बोला। इसको कितना दिया, ओ भाई इसने कौन से गुनाह किए थे, तो देखिए इसे कहीं कोई जो है वो मार्क्स नहीं दिया गया, कहीं क्या नहीं मिला, इसको जो है वो मार्क्स नहीं दिया गया। बच्चे आप नहीं देख पा रहे तो यहां भी बैठ सकते हैं, इस एरिया में भी अगर दिक्कत हो तो। दिख रहा है, फाइन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहां पे एक को 40 में जो है वो 3 दिया, एक को 40 में 1 दिया, एक को 40 में क्या किया, जहां था वहीं छोड़ दिया, ठीक है। इसमें कितना है 30, 31 में कितना दिया था 10 दिया था, तो 30 है तो लगभग 10 या 9 कुछ ऐसा ही देगा। कितना दिया, शायद शकल अच्छा नहीं लगा होगा, इसने अपना फोटो पेस्ट कर दिया होगा कॉपी में, गुस्सा आ गया होगा। क्या फोटो चिपका सकते हैं कॉपी में, क्या नहीं चिपका सकते, तो फिर ये हो क्या रहा है। अब यहां पे देखिए ये कितना है, ये भी देख लेते हैं। अब जरा देखिए इसके साथ क्या किया, तो हमेशा सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मार्क्स जो है वो या तो बढ़ते हैं या उतने ही छोड़े जाते हैं, अगला दर्द भी है, और वो दर्द क्या है, माइनस भी होता है। आप कहेंगे ना सर ये हो क्या रहा है, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी दिया होगा तो क्या आपने ये सब सोचा भी है, या ऐसे ही जय माता दी लेट्स रॉक हल्ला बोल और एग्जाम देने पहुंच जा रहे हैं। अगर पहुंच जा रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही कभी भगवान भरोसे निकल भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या ठीक किया आपने, जो क्या हो गए निकल गए। पता चला जब इंटर में आएंगे और वहां पे नहीं निकल रहे हैं तो रिसर्च में लगे हैं और वहां पे बहुत टाइम लग जाता है। या किसी फेज में जो आप देखते हैं किसी का एक पेपर अटका रह गया, वो क्यों अटका रह रहा है, क्योंकि वो हर बार तैयारी कर रहा है, लेकिन जहां अटक रहा है वो उसे पता कहां है कि आप कैसे लिखिएगा। अरे भाई कॉपी तो लिख करके आप आ गए, आपको कैसे पता कि इसमें 9 मार्क्स क्या होंगे मेरे, कम होंगे, कौन सा मार्क्स आता है। इसी को आप यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, मस्त दिखला दिया जाता है कि इंस्टीट्यूट ने मार्क्स क्या कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। बिल्कुल ही नहीं, इंस्टीट्यूट का बहुत यूनिफॉर्म पैटर्न है और वो बिल्कुल जवाबदेही के साथ इस चीज को करती है। चलिए यहां पे ही मैंने ये दिखलाया था। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो कॉपी दिखलाता हूं, जो जैसे ये 90 मार्क्स वाला कॉपी है, इधर आपका 81.5 वाला भी है, उसका 90 तो था लेकिन पहुंचा बेचारा कितने पे, 81 पे ही पहुंचा। इसका जो है वो 81 का ही रहा, लेकिन इसको कुछ क्या नहीं मिला, इसको ना प्लस मिला ना क्या मिला, माइनस मिला। इसका मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ये एस्पेक्ट हमें समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है, समझाऊंगा। यही होगा गुरु मंत्र राउंड जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कि ये क्या बेसिकली है। उससे पहले जरा सा जो है वो ये देखिए कि इस एक जो है वो कॉपी को मैं दिखलाता हूं, क्योंकि इसमें बड़ा क्लासिकल जो है वो चीज देखने को है। मुझे बस ये बताइए कि ये बच्चा लिखना यहां से शुरू किया है, जरा बताइएगा कि कितने पेज इसने जो है वो लिखा हुआ है। एक पेज खत्म, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। अब आए दूसरे पेज पे, देखिए जहां टिक है वहां टिक लग रहा है, जहां क्रॉस है क्रॉस लग रहा है। लगभग इसने कितने पेज लिखे, मुझे जहां तक लग रहा है 2 पेज से थोड़ा ही कम लिखा है, और इतना लिखने के बाद इसे मार्क्स कितना मिला है, 2 नंबर मिला है। ठीक है, 5 में 2 नंबर मिला है। आइए इसके अगले को देखिए जरा, यहां से लिखना शुरू किया है इसने, और ये देखिए यहां से लिख रहा है, और देखिए जरा कितने लाइन है, मुझे तो ये 6-7 लाइन ही लग रहा है यहां तक। मुश्किल से कितने पेज हैं, हाफ पेज माने, देखिए ना, नहीं मानिएगा तो नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूं, ये देखिए हाफ पेज नहीं है, और तब भी कितना आया है। इसका मतलब मार्क्स के लिए कितना लिखना है उसका ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 2 पेज लिख दिया इसीलिए आपको क्या आ गया, ज्यादा मार्क्स आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2-3 इसमें चीज देखेंगे फिर इसमें बात करते हैं। ये देखिए जो सही है वहां पे टिक लग रहा है। अब देखिए इसमें बीच में गलत भी है, बोलिए दिख रहा है क्रॉस, जहां गड़बड़ है गोला भी लगा रहे। इन सब के बाद कितने मार्क्स मिले हैं, 1 नंबर, सही गलत होते हुए। इसका मतलब है कि गलत पे सिर्फ ये नहीं है कि कहीं भी गलत हो गया तो पूरे मार्क्स कट गए, बल्कि क्या है, स्टेप के अकॉर्डिंग है। जो स्टेप आपका सही है उस पर क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, जो गलत है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें देखिए सब सही टिक 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 लग रहा है, सब ठीक बनाया बंदा,
एक जगह आकर के क्या कर दिया, कुछ नहीं, कैलकुलेशन एरर है, 5 मार्क्स का था। अगर ये इस जगह एरर नहीं करता तो क्या होता, इसके पूरे के पूरे 4 की जगह क्या मिलते उसे, 5 मिलते। लेकिन जहां पे उसका गड़बड़ था उसको छोड़ दिया गया, बाकी के लिए उसको क्या दे दिया गया, मार्क्स जो है वो दे दिया गया। इसमें देखिए पूरा का पूरा बंदे ने बनाया, इसको क्या कर दिया उन्होंने, क्रॉस, गलत है। लेकिन देखिए जरा, ये पूरा गलत, पूरा गलत, सिर्फ इतना पोर्शन इसका सही है, दिख रहा है, जहां सही है वहां पे सही किया। अब बताइए कितने मार्क्स दिए, पूरा का पूरा गलत है, हर जगह पूरा क्वेश्चन गलत है, बस उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो यहां दिया है वो क्या है, सही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिले हैं, मार्क्स मिले हुए हैं। अभी तक के पैटर्न में आप क्या देख रहे हैं, जहां गलत है वहां क्रॉस लग रहा है, और जहां सही है वहां क्या लग रहा है, टिक लग रहा है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, कहीं अभी तक क्रॉस टिक दिखा, बोलिए। अब इतने देर में क्रॉस या टिक लग जाता था या नहीं लगता था, तो कहीं क्रॉस नहीं कहीं टिक नहीं, अभी भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उनसे ये कॉपी में चेक करना वो छूट गया उनसे, मतलब ये क्वेश्चन गलती से क्या हो गया, ओवरलुक हो गया, ऐसा ही लग रहा है। अदरवाइज इनका पैटर्न तो यही है कि जहां सही है वहां सही लगा रहे हैं, जहां गलत है वहां क्रॉस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो देखिए बात आपकी सही होती, लेकिन देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, बताइए क्या दिख रहा है, मार्क्स दिया गया है या नहीं, कितने मार्क्स दिए गए हैं। इसका मतलब अगर चेक नहीं किया तो 1 मार्क्स कैसे दिया। लेकिन आपने तो देखा है चेक करते हैं तो या तो ये टिक लगा रहे हैं शुरू से ही, या क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। इसमें ना कहीं टिक लगाया नहीं क्रॉस किया, फिर 1 नंबर क्यों दे दिया, सोचते रहिएगा थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन पे आइए, यहां पे देखिए जरा, क्या यहां पे कहीं अभी तक टिक क्रॉस दिख रहा है, आगे ले, इसमें भी ना कहीं टिक ना कहीं क्या है, क्रॉस, लेकिन मार्क्स दिया। ये देखिए यहां पे भी कितने नंबर दे दिए, ये क्या माया जाल है, ना टिक ना क्रॉस। अब यहां बढ़िए, फिर शुरू हो गया यहां पे सिलसिला किस चीज का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉनी लीवर की तरह इनके पास भी वो आ जा रहा है, भूला, एक बार को भूल गया फिर क्या आ गया, याद आ गया, क्या कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ। कह रहे नहीं बॉस ऐसा नहीं है, फिर क्या हुआ, चलिए करेंगे बात। लेकिन ये देखिए यहां पे टिक क्रॉस मार्क्स मिल गए हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में इस बंदे ने इतना लिखा, और साथ ही साथ देखिए इसने केस का नाम भी लिखा है, टाटा स्टील लिमिटेड वर्सेस भूषण स्टील, और तो और देखिए ईयर तक लिख दिया है, कितना होनहार था, किस साल ये केस डिसाइड हुआ ये भी लिख दिया है। हमने इसको मार्क्स कितना दिया है, हमने इसको दिया छोटा भीम का बड़ा सा लड्डू, इसको मिले 0 मार्क्स। अब ये इसीलिए ये मैं दिखला रहा हूं आपको कि आप खुद देखिए कि डिस्क्रिप्टिव में कभी भी ये मिथ मत रखिएगा कि सर कुछ भी लिख देंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। याद रखिएगा, अगर सही लिखा है सिर्फ तब आएगा, और अगर सही नहीं लिखा है तो हम थोक के भाव से लड्डू देते हैं, कोई परहेज नहीं करते हैं, बिंदास 0-0 बिठाते हैं। और अगर सही लिखा है तो हम 5 मार्क्स देने में भी जो है वो परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे जो है वो क्वेश्चन में 4, 5 भी दिखेगा, मैं 5 निकाल के दिखाता हूं। देखिए यहां पे 5 में आउट ऑफ क्या मिला हुआ है, मेरे दिखाने का मतलब यह है कि 100% भी देते हैं और 0% भी देते हैं। 1 नंबर का मतलब है 10% भी देते हैं, 20% देते हैं, हर नंबर मिल रहा है, बस आपका उस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। सारे चीज तो समझ में आया, लेकिन इसको ये जो सब कुछ लिखा उसके बाद क्यों दिया 0, मामू बनाना चाहा है, आंसर नहीं देना चाहा है, गेम देना चाहा है एग्जामिनर को। क्यों गेम देंगे, आंसर देंगे या गेम देंगे, ये आंसर नहीं गेम क्या दे रहा है, गलत केस लॉ लिखा हुआ है, कहीं दूर दूर से रिश्ता नाता नहीं है, इस सेक्शंस में ये केस कहीं है ही नहीं। और ज्यादा अपने आप को जो है वो सही ठहराने के लिए बंदे ने बगल में क्या लिख दिया, उस ईयर में कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया, दूर दूर तक कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया। आप कहिएगा सर आप लोगों को सारे जो है वो केस याद रहते हैं, नहीं, सारे केस हमें याद नहीं रहते। फिर बोलेगा सर कैसे क्रॉस लगा दिया, क्योंकि केस तो बहुत सारा हो सकता है किसी भी सेक्शन के तहत। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं,
सारा का सारा केस हमें याद नहीं रहता है, लेकिन हमें क्या यहां केस का नाम लिखना है, बस इतना देखना है कि यह सही है या गलत है, सही या गलत देखना है, करेक्ट तो करना नहीं है। होता क्या है वो देखिए, मान लीजिए कि एकाएक, क्या नाम बच्चा, अच्छा इनका शीतल, मान लीजिए कि शीतल ने गाना सुना, कोई गाना बज रहा था। गाना सुने तो कभी कभी क्या होता है कि आप गाना सुनेंगे, आपको याद नहीं आ रहा होगा कि ये किस मूवी का है, ऐसा लगता है जैसे पेट में है, जबान पे नहीं आ रहा, और किस मूवी का है, ओह कल ही तो याद था या थोड़ी देर पहले ही तो याद था। तो इनको याद नहीं आ रहा है, किनको, शीतल को। तो शीतल ने क्या किया, शीतल ने ये चीज जो है वो पूछा कि उसके पीछे कनिष्का, कनिष्का से पूछा कि बहन बताना जरा ये किस मूवी का सॉन्ग है। तो उन्होंने बताया कि कुछ कुछ होता है। बड़ा सरकास्टिक तरीके से जो है वो शीतल ने जो है बोला, शीतल ही ना, कनिष्का। तो शीतल ने बड़ा सरकास्टिक तरीके से बोला, तो ऐसे ही बहुत कुछ होता है, ये इस मूवी का नहीं है। मुझे एक बात बताइए, खुद शीतल को पता नहीं है कि ये क्या है, किस मूवी का है, कनिष्का ने मूवी का नाम बताया, एकदम जो है वो गुस्से के साथ बोलते हैं मजाक है, ये इस मूवी का नहीं है। मतलब सी इज डैम कॉन्फिडेंट दिस सॉन्ग इज नॉट बिलोंग टू दिस मूवी, इसमें कॉन्फिडेंट है, लेकिन याद नहीं है इन्हें कि किसका है। फिर उन्होंने जो है वो पूछा, हाँ मान्या से पूछा कि मान्या बताना कि ये जो है वो किस मूवी का है। तो मान्या ने बोला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिर उनको भी बड़ा सरकास्टिक था, तुझे ऐसे ही बहुत कुछ ले जाएंगे। मतलब अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों, गुस्सा आ रहा है इनको कि आप जो बता रहे हैं वो क्या है, गलत है, सही नहीं पता। फिर कॉन्फिडेंट है कि ये क्या है, ये जो है वो गलत है। अब इन्होंने जो है वो पूछा अंशिका से कि अंशिका बताना जरा ये किस मूवी का है। अंशिका ने बोला बाजीगर, हाँ 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 हाँ, सही बोला सही बोला। जैसे ही किसी ने सही बोला आप कहते हैं ये ठीक है। यही काम तो हम लोगों का है, हमें यहां पे कोई सही नाम थोड़ा ना लिखना है, हमें क्या करना है, अगर ये सही है, सही था तो पकड़ लिए ना इन्होंने, टिक लगा देंगे, और गलत है तो क्या करना है, कट्टा ही तो मार देना है। तो इसीलिए नहीं आता रहे, बताऊंगा आपको, जब मैं आपको राइटिंग का सिखाऊंगा कि केस को कैसे आंसर करें, केस लॉ का नाम नहीं याद आ रहा है तो कैसे आंसर करें, आ रहा है तो कैसे आंसर करें, एक पार्टी का नाम याद आ रहा है दूसरे पार्टी का नाम याद नहीं आ रहा है तो कैसे लिखें, ये हमें देखना रहेगा, करेंगे इसको। अब इन सारे चीजों के बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा मुझे एक चीज का जवाब दीजिए जो अभी अनआंसर्ड रहा है। क्यों वहां पे जो है वो ना टिक लगाया ना क्रॉस लगाया, 5 में 1 क्यों दे दिया, ना टिक लगाया ना क्रॉस लगाया, और 5 में से जो है वो 1 जो है वो क्यों दे दिया। मैंने यहां पे ये रख दिया है कि आंसर इसी जगह कहीं छुपा हुआ है। देखते हैं कितना किडनी आपका चलता है। हाँ राइटिंग ना, कुछ और सोचिए, ये वेग आंसर हो गया, मतलब ये एवी वाला हो गया। यहां पे देखिए कहीं कुछ ना कुछ और दिखेगा आपको। फिर से बोलिए, बच्चा नहीं आया, वो कैसे पता चले, वो तो लिखने से ही ना पता चलेगा। और स्पेसिफिक होइए, बी वेरी स्पेसिफिक, है जवाब यहां पे, हाँ बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका, अभी, एकदम सही बोले। अब देखिए सबके सामने तो सेम चीज है, तो इसीलिए बस आपको थोड़ा थोड़ा सोचते रहना है, क्योंकि यहां पे जो है उनका सही और गलत होगा तब ना टिक और क्रॉस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ है ही नहीं, बस उनसे पूछा गया कमेंट वाले स्टाइल में, और शायद उन्होंने जवाब जो दिया वो किस स्टाइल में था, डिस्क्राइब वाले में था। खाने के स्वाद में गड़बड़ी कहां था, बहुत शानदार दाल बना हुआ था, सब्जी भी बहुत शानदार था, तो वो कैसे बोलेंगे कि खाना घटिया था, सर्व करने के तरीके में प्रॉब्लम था। यही पे यहां पे अब देखिए ये सर्व करने का तरीका 5 को कितने में बदल दिया, 1। मूड पे है हमारा, ज्यादा आटा माजी सटकली होता है तो वहां 0 भी कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं है, बल्कि बी वेरी केयरफुल कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम प्रेजेंट करें, किस तरह के क्वेश्चन में करें। और बच्चे मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है। और सोचिए जरा खुद में साइंस से मेरे सामने क्या होता होगा जब ऐसे करके बनता होगा, डेविड व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, नथिंग कम्स इन ओनली गोज आउट, जब मैं पढ़ाई शुरू किया था।
अब सोच के देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जो ग्रेजुएट होगा वो आएगा सीएस करने के लिए, और उसके बाद एमबीए फाइनेंस भी, क्या उस पर बीतता होगा? सब कुछ समझ में आता था, क्योंकि कैट तब तक मैं क्वालिफाई कर लिया था। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं नहीं समझ में आता था, डेबिट क्रेडिट में बस दिक्कत होता था, बाकी कोई भी कैपिटल बजटिंग वगैरह मस्त बनाता था फटाफट, क्योंकि उसमें ये डेबिट क्रेडिट नहीं, उसमें डिसीजन मेकिंग जैसा चीज है। एबीसी एनालिसिस वगैरह आगे आप लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा। लेकिन ये जब बनता था तो कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन हाँ, मैं आप लोग की तरह किसी भी तरह से शो ऑफ में नहीं रहता था, और ना कोई एरोगेंसी था। गरीब आदमी में क्या एरोगेंसी रहेगा? तो कोई एरोगेंसी नहीं था। बस जो है वो पूछता था टीचर से, सर मदद कीजिए, कैसे होगा, ये नहीं समझ पा रहे। बोलते थे छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, ये सब ऐसे थोड़ा हो जाएगा। जब उन्हें बताया कि कैट में 99.25 परसेंटाइल ये है, तब उन्होंने सीरियसली लेना शुरू किया। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर भी उन्होंने मदद नहीं की, मदद मेरे दोस्तों ने ज्यादा किया, बेसिक एकदम बताने के लिए, वो डेविड क्रेडिट जैसा चीज समझाने के लिए। फिर क्या था, मैंने भी तय किया कि अगर यहां दिक्कत है तो जहां का ज्यादा टफ होता है वहां वाला क्या करूंगा, चार्टर्ड करूंगा। एमबीए भी करूंगा तो किस में करूंगा, फाइनेंस में। आज तक मैंने ना जीएसटी का कोई फॉर्म फाइल किया है, ना कंपनी का कोई इनकॉर्पोरेशन किया है, ना आईटीआर कोई। अलग ही तरह का मेरा काम है, सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बोलते हैं, जैसे आप फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं ना, वैसे ही फाइनेंशियल इंजीनियर होते हैं, जो नए तरह के फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं कि इस मॉडल पे अगर कंपनी चलेगी तो कंपनी ऐसे रन करेगी। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको जो है ये तो खैर अभी दूसरे कारण से पूरा गया है, इतना भी गया हुआ नहीं है। तो ये जब आप भी 17-18 साल उस चीज में काम करते हैं, तब आपको और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर लेके आते हैं। मर्जर अमलगमेशन, मर्जर अमलगमेशन में वैल्यूएशन का काम कर लेंगे, लीगल पार्ट आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा मन होता था कि नहीं, मैं वन मैन आर्मी जरूर बनूं। तो चूंकि मुझे स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में जाना था, इसलिए मैंने एमबीए किया। चार्टर्ड इसलिए किया क्योंकि मुझे फाइनेंशियल सारे चीज को समझना था। सीएस इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं किसी चीज को अप्रूव कर रहा हूं तो मेरे पास कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज रहे, ताकि मेरे से क्या ना हो जाए, गड़बड़ी ना हो जाए। तो बस ये सारा काम मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे नहीं आता था, तो मैंने शांति से पढ़ना शुरू किया। अब आपके ऊपर है, अगर आप पूरे तरह से तैयार हैं तो कुछ भी कर लीजिए बच्चा, कहीं भी ये सब पेपर रुकता नहीं। पेपर क्या मैं बोलूंगा, सीए वगैरह कहीं नहीं रुकता है, एक एक बार में करते चले जाइएगा। अच्छे जगह आर्टिकलशिप मिलेगा, अगर शुरू से आपका सब देखिए, अभी चीज अच्छा रहेगा, आर्टिकलशिप अच्छा मिलेगा, आर्टिकलशिप अच्छा रहेगा, आगे करियर अच्छा मिलेगा। नहीं तो पता चला कि जैसे तैसे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और जैसा तैसा हमें क्या मिल रहा है, जैसा तैसा हमें आर्टिकलशिप मिल रहा है। तो इसीलिए पैटर्न को स्मूथ रखिए। अब जरा बात कर लीजिए फाइनल स्ट्रैटेजी की। अगर इनमें से कुछ चीजों को जो मैं कह रहा हूं, इन सारे चीजों को फॉलो करते हैं, मेरी गारंटी है पेपर की 100% की। पहला, आप क्लास में आएंगे और क्लास में आने के बाद फोन को जो है वो साइलेंट कर करके कहां डाल देंगे, बैग में। कभी साइलेंट करना छूट गया, कोई बात नहीं, बच गया तो रख देंगे, लेकिन बैग के भीतर रहेगा, ना डेस्क पे रहेगा, ना जेब में रहेगा, दिखना नहीं चाहिए। कोई भी फोन आप अटेंड नहीं कर सकते, कोई मैसेज का जवाब नहीं दे सकते मेरे क्लास के बीच में, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। आप देखिएगा, मैंने भी तो आपको बोला बराबरी का सौदा, मेरा फोन तो आपको क्लास में ही नहीं दिखेगा, वो बाहर है। यहाँ का नंबर आपको मिला हुआ रहेगा, हमारे रिसेप्शन के बड़े सारे नंबर आपके पास हैं, वो घर में देके आएंगे, अगर कोई जरूरत पड़ा तो वो उससे करेंगे। दूसरा, आपको जो मैंने आज पढ़ाया है, आपका काम बस उतने को रिवाइज करना है। जितना आज पढ़ाया है उतना अगले क्लास में आने से पहले बस रिवाइज करके आ जाना है। ये नहीं कि आज गए और कल फिर मुंह उठा करके चले आए, गलती से भी ये काम नहीं करना है। आज जो आपने पढ़ा है उसका बस उतने का रिवीजन कर लीजिए और रिवीजन करके अगले दिन चले आइए। 1 घंटे के क्लास को रिवाइज करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। 2 घंटे की अगर क्लास है तो आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक का समय लगेगा। अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो आइए मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि कहां आप मिस कर रहे हैं। या तो समझते वक्त गड़बड़ कर रहे हैं, या घर पे जो आप रिवीजन कर रहे हैं वो सही तरीके से रिवीजन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि घर पे भी रिवीजन करते समय मुझे ना फोन से थोड़ी दुश्मनी है। घर पे भी जब रिवाइज कीजिए तो अपने फोन को थोड़ा हटा दीजिए, और उसके बाद आधे घंटे तो रिवाइज करना है। अब आधे घंटे का रिवीजन ऐसे क्यों करें कि टुई 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 टुई, ऐसे मत कीजिए। आप जो है वो इसको रख दीजिए, आधे घंटे रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद बिंदास देखते रहिए ना वो
रील, आपको रील देखने के लिए ज्यादा समय में दे रहा हूं, मैं तो आधे घंटे 40 मिनट मांग रहा हूं, पता चला ऐसे में 2 घंटा पकड़े रहेंगे, ना रील ही मन से देख पा रहे हैं और ना रिवीजन ही मन से कर पा रहे हैं। इससे अच्छा रिवाइज करके तब उसमें जो है वो लग जाइए। अगला चीज यहां पे आपके पास कॉपी होगा, और ये कॉपी जो है वो आपके पास होगा CW, HW और टेस्ट की जो है वो कॉपी होगी। घर में जो भी आप रिवीजन करेंगे वो रिवीजन याद कीजिए। आप आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन सोचिए जरा 10th में आपका कितना नन्हा सा बच्चा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत भी अगर किन्हीं का हो, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इतने सब्जेक्ट पढ़ते थे 10th में। इससे बड़े थे या छोटे थे? इससे छोटे ही थे ना अभी के उम्र से। और वो 10-10 पेपर पढ़ के आप ही ने ना एग्जाम दिया हुआ है 10th का। आज 4 पेपर में जो है वो सब याद आ जा रहा है। और याद कीजिए, आपको जो भी बुक आपके सामने दिया जा रहा है, किसी भी बुक की जो है वो दिखा दीजिए विड्थ या मोटाई आपके 10th के बुक से जो है वो ज्यादा हो। यानी कि 10th के बुक इससे ज्यादा मोटा हुआ करते थे। बिजनेस लॉ का देखिएगा जो आपको मिलेगा, जिसका देखना है, जिस सब्जेक्ट का देखना है सबका देखिएगा, इससे ज्यादा मोटी मोटी बुक मैथ्स का बनाते थे। क्या था? कुछ नहीं था, बस आप दूसरे की बात सुनते थे। नहीं सुनते तो घर वाले कूट देते थे, तब आप सुनते थे। मतलब आप जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो बस इतना ही आपको करना है कि जैसे कह रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। होम जब भी घर में कोई रिवीजन कीजिए, सिर्फ होमवर्क वाले कॉपी में कीजिए, किसी और कॉपी में नहीं, और डेट डाल करके कीजिए, ताकि जब खुद लगने लगे ना, कोई इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा, तो जरा कॉपी देख लीजिए कि लास्ट बार कब रिवीजन किए हैं, लास्ट बार कब उस पर 2 लाइन लिखे हुए। वो तरस रहा होगा, 2 लाइन लिख दे मुझ पे, एहसान कर, पता भी तो चले कि आप कितना कर रहे हैं। ये जो टेस्ट कॉपी है, ये आपको जब आपका राइटिंग स्किल का क्लास हो जाएगा उसके बाद हर दिन लाना रहेगा मेरे क्लास में। और उसी कॉपी में आपका जो है वो तकरीबन आप जो है ये 100 पेज के आसपास का ये कॉपी रखेंगे, और इसी में आपका क्लास वाला टेस्ट होगा। वो टेस्ट नहीं जो शेड्यूल टेस्ट रहेगा, वो तो आपको पेपर में देना रहता है, लेकिन ये आप कॉपी में देंगे। और उसी दिन मैं आपको इसका आंसर बताता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। ये जब एक कॉपी में रहेगा तो आपको लगातार दिखेगा कि किस तरह से आप इंप्रूव कर रहे हैं या डिटोरिएट हो रहे हैं। चीजों को समझते वक्त याद रखिएगा, जैसे मैंने बोला, नहीं समझ में आए आप पूछेंगे बार बार। और कहीं पे भी क्लास में किसी भी तरीके से कोई कुछ पूछे, आप पेन लाया कीजिए, 2 पेन, इधर से कोई पूछे इधर मार दीजिए, इधर से कोई पूछे इधर मार दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। गर्दन के ऊपर मत मारिएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा, मुझे भी दिक्कत हो जाएगी संभालने में। मतलब जरा सा भी डेविएशन मत रखिए, प्लीज मेरे बात को सुन लीजिएगा, सिर्फ मेरे बात को सुनिएगा, और उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन याद रखिए, अगर 100% की जगह 99% कॉन्सेंट्रेशन रहा, मैं चाह के भी नहीं संभाल पाऊंगा, 60% से ज्यादा आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। 100% कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो आप 95% से ज्यादा समझेंगे। ये 1% आपको इतना नीचे ले आता है, क्योंकि हो सकता है मैं पूरे चैप्टर में जो बात कह रहा हूं, एक ही चैप्टर से 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा नहीं, पता चला कि उससे 3 नंबर का क्वेश्चन आना है और आपका ध्यान उसी समय कहीं और गया, मोमोज पे, मेयोनीज, लाल वाली चटनी, किसी दोस्त ने बोला था खिलाऊंगा, किसी बात पे गया, बस हो गया, उस मोमोज के साथ बह गया वो 3 नंबर, क्योंकि उससे तो वही आना है जिस समय आपका ध्यान वहां पे नहीं था। तो अब क्लास में आप रेगुलर रहिए, और अगर नहीं आते हैं जिस दिन भी किसी भी कारण से, तो आप जो है वो बैकअप देख करके आइए, ताकि आप क्लास में क्या रह सके, अप टू डेट। आपको बैकअप हर दिन रात में, जैसे क्लास खत्म हुआ, क्योंकि आपकी इवनिंग बैच है, तो बैकअप आपका सुबह में अभी लग जाएगा, लेकिन वो अप होने में जो है सुबह तक का टाइम लग सकता है, कभी कभी लेट नाइट, कभी कभी मॉर्निंग में हो जाएगा। और आपको मेरी क्लास तो डे आफ्टर टुमारो होगी, तो आप उसको क्या करेंगे, देख करके आएंगे, जो भी क्लास छूटा रहेगा। क्लियर है? अगर आप इतना चीज कर लेते हैं, तो कोई भी जो है वो डैश का डैश आपके पेपर को नहीं रोक सकता है। अब मुझे ये बताइए, क्या आप ये कर पाएंगे? ऐसा मरु वाला आवाज, कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो कहीं पे ना यहां रुकेगा ना इंटर में, क्योंकि एक बार अगर आपने लिखना सीख लिया लॉ में, तो ये हर जगह आपको काम आना है। तो अब किया जाए हमला। अब हम लोग अपने आते हैं पहले चीज पे, और कहां से हम शुरुआत कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो है वो चीजों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए।
चलिए ध्यान से पहले मेरे कुछ बातों को समझिएगा और तब जो है वो आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, उसी से हम पहुंच जाएंगे एक्ट पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईयर कौन सा है? अंदाजा लगाइए, किनका बनाया हुआ कानून? अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का बनाया हुआ 1872। जो अमेंडमेंट लाने थे हम वो लाते गए हैं। तो यहां पे हम ये एक्ट के बारे में बात पहले करें कि ये एक्ट आया ही क्यों, ऐसा क्या जरूरत पड़ा जिसके कारण इस एक्ट को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या कमर्शियल लाइफ हो, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं या किसी से कुछ कमिटमेंट लेते हैं। और अगर उसने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया या आपने पूरा नहीं किया तो ये सामने वाले के लिए बहुत इनकन्वीनियंट कॉज करता है और कुछ केस में तो डिजास्ट्रस भी हो जाता है। तो कहा अगर होता है तो होने दो, कहा होता है तो होने तो देंगे, लेकिन इससे हमारा सिविलाइज सोसाइटी ही नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्या नाम बच्चे आपका? नितिन। हृदय, हृदय ये वाला, हार्ट, अच्छा हृदय, ठीक बोल रहा हूं? हृदय आपका? देवाशीष। मान लीजिए कि हृदय जो है वो बन गए सीए पहले ही दिन। क्या बन गए? सीए। गेस व्हाट, अब और अच्छा चीज, इनकी शादी भी तय हो गई। तो ये जो है वो सीए बन गए और इनकी जो है वो शादी तय हो गई। शादी जब तय हो गई तो लड़की वाले आए और ये जो है हृदय देवाशीष के जो है वो भाभी को जो है, समझ रहे, देवाशीष की भाभी का मतलब हृदय के होने वाली वाइफ, इनको जो है वो कह रहे हैं कि हम अपने जीवन की शुरुआत इस घर से करेंगे। और वो घर किनका है? देवाशीष ने बोला है कि ये घर में जो बेचना है, 1 करोड़ में दोनों का डील हो गया है। 10 लाख रुपए जो है वो हृदय ने दे दिया और बोला 90 लाख रुपए जो है वो 1 महीने के बाद दूंगा, तब रजिस्ट्री होगी। ये डील हो गया इनके बीच में। अब देखिए हुआ क्या, हृदय ने जो है वो हृदय से दिखला दिया सब कि देखो भाई यहीं से जीवन की शुरुआत। अपने इन लॉज वगैरह को भी जो है वो भोकाल जमा दिया कि सीए बने, मकान भी क्या कर लिया, ले लिया। जो डेट वगैरह दे रहे हैं, जो प्लेस वगैरह दे रहे हैं, रिसेप्शन वगैरह का, वो उसी मकान का दे रहे हैं। बारात तो ये लेकर के जाएंगे, लेकिन रिसेप्शन जो है वो किस जगह का जगह दे रहे हैं? वही मकान का, देवाशीष का मकान जो वो बेच रहे हैं किनको? हृदय को। सब हो गया। अब एक दिन जो है, क्या नाम बच्चा? अभी, अबीर, अच्छा लगाने वाला अबीर, अच्छा अबीर। अब जो है वो अबीर जो है वो मिले जो है वो देवाशीष से, दोस्त हैं। बोले और क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तेरा घर तो बड़ा शानदार। ये बोला नहीं अब कहाँ, अब तो कुछ दिन बाद ये जो है वो हृदय का हो जाएगा, बेच रहे हैं। बोला बेच रहा है कितने में? तो बोला 1 करोड़ में। बोला मैं पागल हो गया, 1 करोड़ में ये मकान बेच रहा है? तो बोला क्यों, उतने दिन से तो बोला था कि कोई बिकवाना है तो बिकवा दे। बोला अब भी बेचेगा? बोला तो बेचूंगा, अब तो बेच दिया। तू बोल अभी मैं तुझे इसका जो है 1.25 दिलाऊंगा सीआर, मतलब 1 करोड़ 25 लाख। बोला कि अभी दिलाएगा? बोला हाँ कैश दिलाऊंगा अभी के अभी। बोला दिला दिया। अब देखिए क्या रजिस्ट्री हृदय के नाम से भी हुई थी? नहीं हुआ था। अब देवाशीष ने बोला इथिक्स की ऐसी की तैसी, क्योंकि कितने एक्स्ट्रा मिले? 25 लाख रुपया मिले। अब जो है वो आ रहे हैं हृदय, अच्छे हृदय से, एकदम पुलकित हृदय से, क्या कि आज तो घर मेरे नाम से क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। और इधर मन में तो लड्डू पेड़े सब फूट रहे हैं, क्योंकि उसी में शादी का डेट सेट सब तो उसी घर से सब जुड़ा हुआ। खुश आए तो उन्होंने बोला लो भाई अब रजिस्ट्री कर दो। बोला नहीं भाई ये अपना पैसा पकड़, मैंने मकान बेच दिया, रजिस्ट्री कर भी दिया, मैंने कर भी दिया। बोले भाई ये कौन सा तरीका हुआ, तुमने ये बोला था वो बोला था और कैसे कर दिया? इसी घर से तो जो है वो शादी उदी रिसेप्शन वगैरह सब है, मेरा शादी टूट जाएगा। अब एकदम बेचारे रो रहे हैं, क्योंकि सही में भोकाल तो जमा दिया था। घर वाले ये थोड़ा ना समझ रहे हैं, खास करके लड़की वाले, कि जो है वो इन्होंने ऐसा जो है बेईमानी किया। ये तो समझे कि बस ऐसे ही इन्होंने भोकाल जमाया, पैसे वगैरह है नहीं, इसीलिए मकान नहीं हुआ, इनका रिश्ता टूट गया। अब सॉल्यूशन क्या है? अगर हृदय के पास अपनी सेना है तो चलेंगे लेकर के अपने दोस्त बागर बिल्लों को लेकर के और जाएंगे देवाशीष को क्या करके आएंगे, बजा करके आएंगे। लेकिन अगर देवाशीष के पास अपनी फील्डिंग है, इनके पास भी सेना है, तो वहां से बज करके आएंगे। तो क्या सिविलाइज सोसाइटी में
ये बजना बजाना चलते रहे? कहा होगा तो यही, क्योंकि जब तक कोई लॉ नहीं तब तक कोई चीज किस दायरे में नहीं आएगा? कॉन्ट्रावेंशन के दायरे में। जब भी हम बोलते हैं कि कोई चीज कॉन्ट्रावेन हो गया, कोई चीज ब्रीच हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके लिए क्या बना हुआ है? उसके लिए कोई कानून बना हुआ है, कोई लॉ बना हुआ है, और अगर उसको पूरा नहीं किया गया तब हम बोलते हैं ब्रीच होगा। अब अगर मान लीजिए कि आप जो है वो बाइक से जा रहे हैं, और बाइक से आप जा रहे हैं और रेड लाइट क्रॉस कर जा रहे हैं, तो बताइए आपका चालान कटेगा कि नहीं? कटेगा। मान लीजिए बाइक से क्या नाम? नमित। बाइक से जा रहे थे, रेड लाइट में चले गए, चालान कटेगा? क्यों कटेगा? क्यों कटेगा? क्योंकि ये लॉ को कॉन्ट्रावेन किए। कॉन्ट्रावेन मतलब उल्लंघन करना, हिंदी में बोलते नहीं मानना। तो कॉन्ट्रावेन किया, क्योंकि रेड लाइट में नहीं चलना है। कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में या ट्रैफिक एक्ट में। ये लिखा हुआ है कि रेड लाइट में जो है वो क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, नमित ही जो है वो अपना बाइक लेकर के जा रहे हैं, इस बार ग्रीन लाइट में जा रहे हैं, फिर भी इनका चालान कट रहा है। अब क्यों कट रहा है? इन्होंने नहीं, बाल नहीं छिलाया था, नहीं, हेलमेट नहीं पहना था। क्या नहीं किया था? हेलमेट नहीं पहना था। भाई सर, इनका हेलमेट पहने ना पहने इनकी मर्जी है। कहा गया बिल्कुल मर्जी होती, लेकिन इसके लिए क्या बना हुआ है? जहां लॉ है वहां मर्जी नहीं चलेगी, आपको वो क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। इस बार नमित जो है वो जा रहे हैं, ये जो है वो हेलमेट भी पहने हुए हैं और साथ में बिठाए हुए हैं, विवेक को बिठाए हुए हैं, और ग्रीन लाइट में जा रहे हैं। इस बार फिर चालान कट रहा है। अब क्या हुआ? इस बार किसने हेलमेट नहीं पहना? विवेक ने हेलमेट नहीं पहना, इसीलिए चालान कट रहा है, क्योंकि यह भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ। इस बार जो है वो ग्रीन लाइट में जा रहे हैं, दोनों हेलमेट पहने हुए हैं, लेकिन दो नहीं, साथ में जो है वो क्या नाम बचा? गौरव। गौरव भी लटके हुए हैं बंदर की तरह, वो भी पीछे लटक गए और वो भी हेलमेट पहने हुए हैं। तीनों हैं, ग्रीन लाइट में जा रहे हैं और तीनों हेलमेट पहने हुए, फिर भी चालान कट रहा है। अब क्यों? क्यों? मेरा बाइक है, मैं इस पे 3 लोग को बिठाऊं या 26 जनवरी का पैरेड निकालूं, ऐसे ऐसे करके सब लटक के जो जाते हैं? कहा नहीं, मर्जी तब तक ही जहां तक लॉ है। लॉ के दायरे में मर्जी चलता है, लॉ के बाहर मर्जी। इसका मतलब मोटर व्हीकल एक्ट को ये कॉन्ट्रावेन कर रहे थे, तो कोई भी चीज ऑफेंस के दायरे में तब तक नहीं आएगा जब तक उसके लिए कोई कानून बना हुआ नहीं हो। मान लीजिए कि शीतल ये थे, ये तनिष्का और ये मान्या। तनिष्का का जो है वो आटामाजी सटकली हुआ, और नहीं, अभी आटामाजी सटकली नहीं हुआ, अभी एवी जो है इन्होंने पेन लिया और पेन लेकर के मान्या को हल्का सा यहां पे कर दिया। अब क्या किया जाएगा? तनिष्का को जो है वो फांसी की सजा मिलेगी। पेन लगा दिया यहां पे, नहीं मिलेगा। ठीक, अब इनका सही में आटामाजी सटकली हुआ और इन्होंने जो है एक चाकू लिया और जो है वो मान्या को पक। मैंने बोला कैसे किया? ऐसे किया सर, फिर मार दिया। तुम क्या कर रहे हैं सर? ये कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों किए जा रहे हैं? बोला क्या हुआ सर? तो मैंने बोला ये ऑफेंस है। कहां लिखा है? इसका मतलब अगर चाकू मारना, किसी को चाकू मारना ऑफेंस है तो ये कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। है लिखा हुआ। हमारे देश का एक कानून था जिसका नाम था इंडियन पिनल कोड। था इसीलिए बोला क्योंकि ये रिप्लेस हो गया है, अब इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस नाम है। जो पहले हुआ करता था इंडियन पिनल कोड। तो बोला क्या? इंडियन पिनल कोड ने बोला है कि किसी को चाकू मारना क्या है? ऑफेंस है। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई चीज ऑफेंस है, कोई चीज कॉन्ट्रावेंशन है, तो वो तब तक ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन नहीं जब तक उसके लिए क्या ना होगा? लॉ नहीं होगा। और अगर लॉ है तभी आपको लीगल क्या मिलेगा? रिमेडी मिलेगा, लीगल रिमेडी मिलेगा। अब ये तो पर्सनल लेवल की बात थी। अगर मान लीजिए कि यहां पे जो है अबीर जो है ये चेयर बनाने का काम करते हैं, चेयर बनाते हैं, प्लास्टिक के चेयर, यही इनका बिजनेस है। इनको जो है वो प्लास्टिक चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में। इन्होंने जो है वो विवेक से, विवेक, गौरव से जो है वो इन्होंने बोला था, गौरव जो है वो प्लास्टिक के सप्लायर हैं। गौरव को बोला था कि आप मुझे 1 लाख रुपए का प्लास्टिक दोगे? उन्होंने बोला हाँ दे देंगे, 7 दिन में हम सप्लाई कर देंगे। अब इनके पास जो है वो विवेक आते हैं और कहते हैं कि आप हमें 1000 चेयर दोगे 1000 के रेट से?
तो बोला कि हाँ भाई हम तो बेचते ही हैं। तो बोला कितने दिन में डिलीवरी दे दोगे? तो उन्होंने बोला 7 दिन में वहां से प्लास्टिक आ जाएगा और 7 दिन हमें लगेगा, 15 डेज डन। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अब हुआ ये कि इनके पास जो है वो ऑर्डर आया और अब इन तक जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, नियाकत अप्रोच कर रहे, और नियाकत ने बोला कि भाई आप हमें जो है वो 1 लाख का प्लास्टिक सप्लाई करोगे? तो बोला हाँ करेंगे। तो बोला कब कर दोगे? बोला कि 14 डेज लगेंगे। क्यों बोले? क्योंकि इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना है कि 7 दिन में 1 लाख रुपए का प्लास्टिक इनको सप्लाई करेंगे अबीर को, उसके बाद इनको सप्लाई कर पाएंगे। उन्होंने बोला देखो भाई अर्जेंसी है मुझे, अगर दोगे तो अभी मैं 1 लाख के बदले में तुम्हें 1.25 लाख दूंगा। पॉसिबल? ईमान डोल गया और इन्होंने अबीर को कमिटमेंट किया था, अबीर को नहीं देकर के नियाकत को दे दिया। अब देखिए अबीर को तो सामान नहीं मिला 7वें दिन। अब ये बार बार कॉल कर रहे तो कह रहे अभी नहीं दे सकता, 7 दिन बाद ही दे सकता हूं। अरे 7 दिन बाद तो उनको 1000 चेयर सप्लाई करना है, उसी के बेसिस पे तो उन्होंने ऑर्डर लिया था। अब इनको नहीं दे पा रहे हैं। अब अगर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करेंगे? ये जाएंगे उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि इनको भी जो है वो चेयर की रिक्वायरमेंट थी। मुझे बताइए पूरा का पूरा केओस क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हर कोई जो है वो कमिटमेंट करेगा और हर कोई उससे बेहतर डील मिलने पे कमिटमेंट को क्या करेगा? छोड़ देगा। तो बताइए सोसाइटी चल पाएगा? आपसे मैंने कमिट किया मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप आए, पता चला कल ही मेरा इससे ज्यादा 200 बच्चों का बैच बन रहा है, मैं बोल रहा हूं टाटा टाटा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं। कहा गया कि नहीं इना चोल बे, अगर ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो आपस में जाकर के फिर मार पिटाई नहीं करते रहेंगे, ये जाकर के उनको कूटेंगे, ये उनको कूटेंगे, क्योंकि इनको 1000 नहीं मिला चेयर, और ये उनको धोएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1 लाख का क्या नहीं दिया? प्लास्टिक नहीं दिया। तो ये कोई सिविलाइज सोसाइटी थोड़ा ना होगा। कहा फिर क्या होगा? कहा यहां पे मिलना चाहिए कौन सा रिमेडी? लीगल रिमेडी। क्या मिलना चाहिए? जिसको नुकसान हुआ है उसको जो है वो दूसरा व्यक्ति क्या करे? कंपनसेट करे। इसी को बोलते हैं डैमेजेस पे करना। कंपनसेशन को क्या बोलते हैं? डैमेज। तो जितना नुकसान हुआ है दूसरे व्यक्ति से उतना उसको मिलना चाहिए या नहीं? कैसे? मुक्के मुक्के करके या कोर्ट से? लीगल तरीके से। लीगल तरीके से, इसी को बोलते हैं लीगल रिमेडी। कहा बिल्कुल मिलेगा लीगल रिमेडी, लेकिन पहले इसके लिए लॉ बनाओगे तब ना मिलेगा लीगल रिमेडी। तब हमें बनाना पड़ा एक लॉ, एक कानून, और इसी कानून का नाम क्या पड़ा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले काम ठीक चलता था लेकिन लोग धीरे धीरे ब्रीच करने लगे, धोखा देने लगे। तब जाकर के हमें किसकी जरूरत पड़ी? कानून की। और 1872 में यह एक्ट बनाया गया। जब यह एक्ट बनाया गया तो इस एक्ट ने जो है वो भाव खाना शुरू कर दिया। यानी कि इस एक्ट ने बेसिकली क्या बोला? इस एक्ट ने बेसिकली बोला कि मैं कुछ भी तब बोलूंगा, मैं कुछ भी तब बोलूंगा जब वो चीज कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि मेरा नाम ही क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोला कि दुनिया के ढेर सारे एक्ट बने, हमारे देश में 17,000 से भी ज्यादा रूल रेगुलेशन और एक्ट बने हुए हैं। कहा कि मेरा लेना देना किसी से नहीं है, मेरा लेना देना सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। और इन्होंने बोला कि जब तक वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं होगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जब तक वहां पे कौन सा वर्ड नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कहा जिस एक्ट से रिलीफ लेना है वो लेते रहो, मैं पिक्चर में कहीं भी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जानने समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्योंकि ये एक्ट ही तब अप्लीकेबल होगा। तो ये जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितने यूनिट हैं? 9। हम इस समय इसमें से किस यूनिट पे हमला कर रहे हैं? और ये जो आपका है ये इंट्रोडक्टरी इन नेचर है। इसमें जो भी बातें दी हुई वो हर एक अलग अलग यूनिट में डिटेल में बताया गया है, और इसमें लगभग सारे यूनिट का एक तरह से क्या दिया गया है? समरी इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कंसिडरेशन के लिए देखिए अलग से क्या है आपका एक चैप्टर, जितनी भी चीज आप देखेंगे। तो यहां पे जो है वो हम पहुंचे हैं किस पे? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अब हम बात कर रहे हैं इसी चीज की कि ये एक्ट एप्लीकेबल कहां है? तो कह रहे हैं ये पूरे के पूरे इंडिया में क्या है? एप्लीकेबल है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके बिजनेस, मर्केंटाइल, इससे रिलेटेड से लेकर के आपके पर्सनल तक के चीज को भी कंट्रोल करता है। ये नहीं कि सिर्फ कमर्शियल लाइफ में इसका यूज है, अगर आप पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में भी कोई डील करते हैं तो भी ये एप्लीकेबल होगा, बशर्ते
उस चीज का नाम क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोफेशनल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट है या पर्सनल लेवल पे है, कमर्शियल है, फॉर प्रॉफिट है, किस चीज के लिए है, बस नाम क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या होगा? अगर वो चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे ये एक्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक बात है? हाँ, फिर से बोलिए बच्चा। आएंगे बच्चा, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, सेवा का मौका दीजिए, सब बताएंगे कि ओरल वाला चीज कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे आप पूछे तो जवाब हाँ है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट ओरल नहीं हो सकते। बताऊंगा, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ओरल नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकते। करेंगे बात, सब सीक्वेंस में जाएंगे। मैंने क्या बोला कि इतना सा भी यहां प्रेशर नहीं पड़ेगा और ना ही लगेगा कि हम चीजों को रट रहे हैं, समझ करके चलेंगे। तो देखिए, यहां पे मैंने आपको जो बोला वो बताइए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या बोला कि गलती से भी मेरे पास मुंह उठा के मत आना किसी बात के लिए, जब तक वो चीज क्या ना हो। और जब पढ़ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले अब क्या जानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी बेइज्जती करके बोला मुंह उठा कर कभी मत आना, जब तक वो चीज क्या ना हो। अब कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को जो है यहां डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज एच ने। अब यहां रुकेंगे। किसी भी एक्ट की जो बातें लिखी हुई है, जो उस एक्ट में जो बात लिखा हुआ है, उसी को टेक्निकली बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं? एक्ट में लिखे हुए बातों को क्या बोलते हैं? प्रोविजन। लेकिन एक एक्ट में तो ढेर सारा बात लिखा हुआ है। किस तरह का बात हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं पूरा करेगा तो ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, ऑफर ये हुआ, एक्सेप्टेंस ये हुआ। ये जितना भी बोल वचन बोल रहा है, इसको बोलते हैं प्रोविजंस। क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। लेकिन इसको कैसे लिखेगा? तो इसको जो है वो सीरियल नंबर देकर के लिखता है कि बात नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब कोई ऑफर देगा, मान लीजिए। बात नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। बात नंबर 3, यही जो सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसी को लॉ में सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन। आप जब कोई चीज लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इनका जो ये पॉइंट है, इसको टेक्निकली क्या बुलाते हैं? सेक्शन। और उसमें जो बातें लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट। उस एक्ट के प्रोविजन। तो एक्ट में जो जो बातें लिखी हुई वो उस एक्ट का प्रोविजन हो गया। कोई भी एक्ट जब बनता है तो उस एक्ट में कुछ चीज होते हैं जो डिफाइन किया जाता है, यानी कि कुछ वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कहा गया कि जो एकदम बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजों को, एक्ट में जो भी वर्ड डिफाइन किया गया है, जो भी बोला गया है, कहा उसका डिक्शनरी मतलब नहीं लिया जाता है। इसका पहला रूल है, अगर किसी एक्ट में, किसी कानून में कोई वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो वो डिफाइन वो एक्ट ही करेगा। हो सकता है वो वर्ड दूसरे एक्ट में भी लिखा हुआ होगा, लेकिन वहां डेफिनेशन कुछ और होगा, यहां डेफिनेशन कुछ और है, और डिक्शनरी में इसका मतलब शायद कुछ और होगा, और हम और आप आम बोलचाल में कुछ और समझ रहे हैं। कहा किसी के कुछ समझने से नहीं होता है। इस वर्ड का मतलब वही लेना होगा जो उस एक्ट ने क्या किया है? डिफाइन किया है। वर्ड ने जो उस एक्ट ने क्या किया है? डिफाइन किया है। 99.9% केसेस में जो भी एक्ट आप पढ़ते हैं, उस एक्ट का सेक्शन नंबर 2, कौन सा? सेक्शन नंबर 2, ये जो है वो डेफिनेशन के लिए होता है। उस सेक्शन में सारे के सारे वर्ड को उन्होंने क्या किया हुआ है? डिफाइन। इस एक्ट में इस्तेमाल होने वाले वर्ड को क्या किया है? डिफाइन किया है। ये क्यों बोला मैंने 99.9% केसेस? आपसे नहीं टकराएगा, ना इस लेवल पे, ना इंटर लेवल पे, ना फाइनल लेवल पे, किसी लेवल पे नहीं। लेकिन कुछ कानून है, कुछ लॉज हैं जिनका सेक्शन नंबर 2 नहीं, बल्कि जिनका सेक्शन नंबर 3 जो है वो डेफिनेशन का क्लॉज है, डेफिनेशन का जो है वो सेक्शन है। लेकिन बस मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। आप क्या दिमाग में रखिए? कौन सा सेक्शन? 2। सेक्शन नंबर 2 जो है, कंपनीज एक्ट भी पढ़िएगा, वहां भी 2 ही मिलेगा सब जगह। तो सेक्शन नंबर 2 में जो है वो उन वर्ड्स को डिफाइन किया गया जिसका इन्होंने इस लॉ में क्या किया है? इस्तेमाल किया है। अब कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इस चीज को यहां डिफाइन किया है तो वहां से मतलब लीजिए। कहां से? सेक्शन नंबर 2 में जाकर के। अगर मान लीजिए कि किसी वर्ड को डिफाइन उन्होंने वहां नहीं किया है और ये लिख दिया है कि इसका डेफिनेशन कंपनीज एक्ट से ले लेना, इसका डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स से एक्ट से ले लेना, तो हम उसका डेफिनेशन कहां से ले लेंगे? जहां से वो बोल रहे हैं वहां से ले लेंगे। पहला चीज, उस वर्ड को उसी एक्ट में डिफाइन किया है। दूसरा,
उस एक्ट में डिफाइन नहीं किया, लेकिन एक्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि देखो भाई, ये जो यहां गुड्स आया ना, इस गुड्स का मतलब मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस गुड्स का वही मतलब लेना जो कहां दिया हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो बताइए उसका डेफिनेशन कहां से उठा लेंगे? अब ना जो है वो उस जगह दिया हुआ है, यानी इस एक्ट में ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो उसका मतलब हम उठाते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट नाम के कानून से, जिसमें सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ है। वो पूरा का पूरा एक्ट ही बना हुआ है किस चीज के लिए? डेफिनेशन के लिए। और अगर वहां भी नहीं दिया हुआ है तो डिक्शनरी मतलब लेते हैं। क्लियर है? ये बस मैंने फ्लो बताया, इसका एग्जाम से लेना देना नहीं है। इसका मतलब हमारे केस में जो वर्ड हो रहे हैं वो किस सेक्शन में हमें मिलेगा? सेक्शन नंबर 2 में। आप कोई चीज पॉइंट में लिखते हैं, जब आप किसी चीज को मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 लिखा, बात को लिखा, क्या पॉइंट 1 के भीतर सब पॉइंट नहीं होता है? तो क्या करते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं ए और बी। क्या इस सब पॉइंट के भीतर में फर्दर जो है वो कोई पॉइंट नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसे ही तो सेक्शन है। तो सेक्शन के भीतर अगर कुछ बात लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं सब सेक्शन। क्या बोलते हैं? ये देखिए ना, अगर ये वाला आपका हुआ सेक्शन तो ये ए बी क्या हुआ? सब सेक्शन। अब फिर देखिए यहां भी तो लिखा हुआ है, बी के भीतर फिर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं? और अगर इसके भी भीतर कहीं कोई चीज लिखा है तो उसको बोलते हैं सब क्लॉज। क्या बोलते हैं? अब बोलेगा सर इसके भी भीतर है, तो बोला क्या रुक जा, अब इसके भीतर लिखना है तो नया सेक्शन बना ले और आगे लिखना शुरू कर, इतने दूर तक मत लेकर के जा। तो कहने का मतलब है अगर कहीं पे लिखा हुआ है सेक्शन 6 ऐसे, तो इसको क्या पढ़िएगा? सेक्शन 6 सब सेक्शन 5। ये एक तरीका हुआ पढ़ने का। इसका दूसरा तरीका है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6। दोनों तरीका है, ज्यादा हम लोग यूज करते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 5। बुक वगैरह के लैंग्वेज में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6, दोनों का एक मतलब। अब देखिए जरा, अगर हमने ये लिख दिया तो अब जरा इसको पढ़िए तो क्या हुआ? सेक्शन पहले वाले तरीके से पढ़िए, सेक्शन 6 सब सेक्शन क्लॉज। ठीक है, दूसरे वाले तरीके से पढ़ के सुनाइए, ऑफ सब सेक्शन ऑफ। वेरी गुड। अगर एक और चीज यहां कीजिए, अगर ये लिख दिया पहले वाले तरीके से सेक्शन 6 सब सेक्शन, ऑफ नहीं लगाएंगे, ऑफ तो उल्टे तरफ में लगाते हैं, पहले तरफ वाले में कोई ऑफ नहीं, सीधे क्या होगा? सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज। और उल्टा जब पढ़ेंगे तो ऑफ ऑफ लगता जाएगा। सबसे पहले अब क्या बोलिएगा? सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ ऑफ। बिल्कुल, ये बेसिकली तरीका है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 को अगर अभी आप पढ़िएगा तो जरा जो आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग जरा इसको पढ़िए, तो क्या पढ़िएगा? ठीक, सेक्शन 2 सब सेक्शन एच, यही पढ़ेंगे, बस यहां पे थोड़ा एक्सेप्शन है। सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है, इसके सेक्शन के बाद सीधे क्लॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसमें सब सेक्शन नहीं बोला जाता है, ये कस्टम है, इसलिए मैंने सिखाया। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? क्लॉज एच। तो कॉन्ट्रैक्ट को जो डिफाइन किया गया है वो किस सेक्शन में किया गया है? डेफिनेशन तो देगा, सबका डेफिनेशन देगा, प्रॉमिस ऑफर सबके बारे में बताएगा। तो कह रहे हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है कि किसी भी चीज के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इन दो चीजों का होना सबसे जरूरी है। वर्ड सुनिएगा, सेंटेंस सुनिएगा, ये नहीं बोला कि सिर्फ यही दो चीज होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला, बोला इन दोनों चीजों का होना सबसे जरूरी है। इसी को बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज और कुछ नहीं होगा, और भी चीज होगा, लेकिन बोल रहे हैं कि किसी भी चीज के क्या होने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। किसके अकॉर्डिंग? किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग दो चीजों का होना बिल्कुल जरूरी है। पहला चीज क्या है? एग्रीमेंट, और दूसरा है इनफोर्सेबल बाय। कहीं नहीं घबराना है, सब पहुंचेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले तो इतनी बात ही हमने जाने हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा जब तक वो क्या नहीं होगा। तो हमने बोला प्यारे बता दे कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, तो बोला मैं नहीं बताऊंगा,
मेरा जो है मुनीम बताएगा, बोला कौन है तेरा मुनीम, तो बोला सेक्शन 2 क्लॉज एस, तो बोला बक, तो बका उसने, और क्या बका कि दो चीजों का होना क्या है, इस दो चीज के बिना वो क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बोला कौन कौन सा चीज, एग्रीमेंट और इन्फोर्सबल बाय, लीजिए चले थे जानने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, अब दो चीज मिले। जब तक हम एग्रीमेंट नहीं जानेंगे और इन्फोर्सबल बाय लॉ नहीं जानेंगे तब तक अब कॉन्ट्रैक्ट जान पाएंगे। तो क्या जानना है, एग्रीमेंट जानने, एग्रीमेंट पहुंचे। एग्रीमेंट के लिए कहा गया कि सबसे पहले बोला गया कि ये जो है वो कम से कम दो लोगों के बीच में होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन। कुछ याद है सिंगुलर और प्लूरल, क्लास 3/4 की अगर पिटाई याद हो, क्योंकि मुझे वही चीज याद है जिसमें मुझे पिटाई लगा था, तो मुझे हर सब्जेक्ट में पिटाई लगा था, तो इसलिए मुझे संस्कृत भी याद है। पढ़ता ही नहीं था तो कूटा जाता था, बस पढ़ लेते थे। अब यहां पे कह रहे हैं कि 3/4 में सिंगुलर प्लूरल नहीं पढ़ते थे, कॉव इधर कॉज, एक है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब है कि जब भी एग्रीमेंट होगा कम से कम कितने लोगों के बीच में होगा, क्योंकि अकेला कोई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, अकेला करता है कुछ तो वो है कमिटमेंट, जो सलमान खान करते हैं, और अगर एक बार वो कर लेते हैं तो अपनी भी नहीं सुनते। ये डेफिनेशन नहीं है, हम लोग इससे बाहर निकलते हैं। एग्रीमेंट का मतलब है कि कम से कम कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, दो, और उन दो लोगों के बीच में होगा प्रॉमिस। क्या होगा उन दोनों के बीच में, रुकिएगा जरा, जानना क्या था, कॉन्ट्रैक्ट, रास्ते में कौन मिला, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अब आए एग्रीमेंट जानने के लिए, कौन रंगा लगा रहा है, क्योंकि अब कह रहे हैं कि दो लोगों के बीच में जब प्रॉमिस होगा तब जाकर के जो है वो क्या होगा, कहा कि बस इससे हो जाएगा, कहा नहीं, प्रॉमिस होगा और साथ में उनके बीच में क्या होगा, कंसीडरेशन। तो क्या होगा, प्रॉमिस और कंसीडरेशन। अब क्या जानना पड़ेगा, प्रॉमिस जानते हैं, तो कहा प्रॉमिस का मतलब हुआ एक पर्सन ऑफर दे और दूसरा उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर, क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है प्रपोजर। क्या नाम है, देखते हैं लोग बोलते हैं तेरा बेकार प्रपोजल है, नहीं बोलते हैं, इसका मतलब है जो प्रपोजल दे उसको क्या बोलते हैं, प्रपोजर। जो ऑफर दे उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर। अर लगा हुआ है, जिसको ऑफर दिया वो कहलाएगा ऑफरी। क्या कहलाएगा, हाँ, जो आपने दिया, ठीक है, जो आपने दिया वो ऑफर है, लेकिन जिसको दिया वो क्या कहलाएगा, ऑफरी। इसी का दूसरा नाम क्या हुआ ऑफरी का, प्रपोजी। जिसको प्रपोजल दिया वो क्या कहलाएगा, प्रपोजी। जो प्रपोजल दे वो क्या कहलाएगा, प्रपोजर। इसका मतलब प्रपोजर और ऑफरर, एक पार्टी एक चीज हुआ। दूसरी तरफ हम बोलते हैं प्रोमिजी, या क्या बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, ऑफरी, दोनों एक वर्ड। अब देखिए फिर से बोल रहा हूं, जो ऑफर दे वो या तो ऑफरर और या क्या कहलाएगा, प्रपोजर। जिसको ऑफर दिया वो कहलाएंगे ऑफरी या प्रपोजी कहलाएंगे, ठीक है। अब यहां पे जो है वो मान लीजिए मैंने जो है एक ऑफर दिया, अबीर को बोला कि 100 रुपए में मुझसे ये रिमोट लेंगे। मैं क्या हुआ, इसमें कंफ्यूजन में मत लइए, पता चला आप एग्जाम में ऑफरर और ऑफरी में उल्टा कर दिए और सारा पढ़े धरे पे फ्लश चला के आ गए। कॉन्सेप्ट सब आता है, उल्टा कर दे। जो ऑफर दे, मैं ऑफर दे रहा हूं, मैं क्या हुआ, ऑफरर। क्या हुआ मैं, मेरा ही दूसरा नाम क्या है, प्रपोजर, ठीक है। मैं अबीर को ऑफर दे रहा हूं, अबीर क्या हुए, ऑफरी। और क्या हुए, किस बात का ऑफर है, क्या प्रपोजल है, रिमोट 100 रुपए में खरीदेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑफर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। कहा गया कंसिडरेशन पे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, एक पूरा यूनिट ही है। अभी बस इतना जानिए, समथिंग इन रिटर्न को क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। तो बताइए मैं इनको क्या दे रहा हूं, रिमोट, बदले में ये मुझे क्या दे रहे हैं, दुआएं, नहीं, 100 रुपया मुझे दे रहे हैं। मेरे लिए कंसिडरेशन 100 रुपया, अबीर के लिए कंसिडरेशन ये रिमोट है। तो अब देखिए, अगर मैंने ऑफर दिया, इन्होंने बोला कबूल है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रॉमिस, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये क्या बन गया, व्हेन ऑफर इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय ऑफरी,
when offer is given by offerer and it is being accepted by offeree, it is become what? Promise. ये कहलाया promise और इसमें लगा दिया consideration का तड़का, तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट. इसका मतलब है एग्रीमेंट क्या हुआ? प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, और प्रॉमिस को क्या बोलते हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. इसका मतलब एग्रीमेंट क्या हुआ? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन. तो अभी हम पहुंचे कहां पे? सिर्फ एग्रीमेंट पे. कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कौन सा सेक्शन करता था? सेक्शन 2 क्लॉज एच. एग्रीमेंट को कौन सा सेक्शन डिफाइन करता था? सेक्शन 2 क्लॉज ई. और तीसरा वर्ड क्या आया? प्रॉमिस. प्रॉमिस को कौन सा सेक्शन डिफाइन कर रहा है? हम सेक्शन को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे ही बोलते चालते में जो याद हो गया याद है. मेन चीज हमें प्रोविजन सबसे पहले याद करना है. सेक्शन जरूरी है लेकिन प्रोविजन, और तब जो है वो हम किस पे जाएंगे? सेक्शन पे, ताकि प्रोविजन हमारा पहले क्लियर रहे. ठीक है. अब देखिए एग्रीमेंट तो हमने देख लिया. इसी एग्रीमेंट को देखिए यहां पे लैंग्वेज में क्या लिखा गया है. एन एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी एंड अदर पार्टी गिवन हिज व्हाट? किस चीज के लिए? कंसिडरेशन नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने पैसे दिए इनको तो ये हुआ कंसिडरेशन, और इन्होंने मुझे दुआएं दी तो ये हुआ कंसिडरेशन. अगर ये मैंने जो है वो इनको दिया रिमोट, बदले में इन्होंने भी क्या दिया, तो ये क्या हुआ? म्यूचुअल कंसिडरेशन. हाँ, कुछ आप कह रहे थे. अच्छा, तो कंसिडरेशन का मतलब हुआ समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न. मैंने इनको दिया रिमोट, इनके लिए कंसिडरेशन. इन्होंने मुझे दिया 100 रुपया, ये मेरे लिए क्या हो गया? कंसिडरेशन. मैंने ऑफर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, इसमें कंसिडरेशन शामिल है. ये क्या बन गया? ये एग्रीमेंट बन गया. जानना क्या था? कॉन्ट्रैक्ट. अभी तक पहुंचे कहां पे हैं हम? इसका मतलब ये तो जान लिया. कॉन्ट्रैक्ट जानने के लिए अगला चीज क्या जानना पड़ेगा? इन्फोर्सेबल बाय. क्या मतलब है इन्फोर्सेबल बाय लॉ? तो अब जरा यहां देखिए, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं इस वर्ड को देखिएगा, क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए ये 4 वर्ड होने चाहिए. उसके बाद लैंग्वेज आप जो भी लिखिए, मतलब गाली गलौज नहीं कर दीजिए, मतलब जिस भी तरीके से इंग्लिश में लिखिए चलेगा, लेकिन ये 4 वर्ड नहीं छूटने चाहिए. जो है आपका, किसको मार्क किया मैंने? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. अब देखिए किसको मार्क किया? लीगल ऑब्लिगेशन. अब क्या मार्क किया? और ये जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको लेकर के हमने काम शुरू किया, कौन सा? रिमेडी. चलिए जानते हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. मैंने बोला कि अबीर आप मुझसे जो है ये खरीदेंगे 100 रुपए में. अबीर ने बोला कबूल है सर. कितने में? 100 रुपए में. अब सुनिए, अगर ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं इनके पास अगर रिमोट लेकर के जाऊंगा तो ये नहीं बोल सकते सर मूड नहीं है आपसे रिमोट लेने का, निकल लो सर. ये नहीं बोल सकते. ये मेरे पास 100 रुपए लेकर के आएंगे, मैं भी ये नहीं बोलूंगा मूड नहीं है आपको बेचने का, आप भी निकल लो. दैट मीन्स नोबडी कैन डिनाई टू मेक हिज परफॉर्मेंस. दोनों में से कोई भी आदमी अपने चीज से क्या नहीं कर सकता? डिनाई नहीं कर सकता है. और अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इसको बोलते हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये नहीं हाँ मन होगा तो ले लीजिएगा, हाँ सर आपको मन होगा तो बेच दीजिएगा, नहीं. पहला स्टेप, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? ठीक है. हम दोनों का जो ऑब्लिगेशन होगा, ये ऑब्लिगेशन कैसा होगा? लीगल. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. हिंदी में बोलते हैं जिम्मेदारी. क्या बोलते हैं? जिम्मेदारी. तो लीगल ऑब्लिगेशन है दोनों के ऊपर. दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी जो है ये नेचुरल नहीं है, ये लीगल है. अब कहिएगा सर क्या मतलब लीगल का, क्या मतलब नेचुरल का? पापा जो है वो आपको पैसे दिए, मम्मा ने पैसा दिया, आराम से आप लिए. उस पैसे से मोमोज समोज खाते हुए जो है वो ई रिक्शा का भाड़ा, मेट्रो देते हुए यहां पहुंचे. फिर ऐसे ही जाइएगा, कल निकलिएगा, पापा बोलेंगे अब नहीं दूंगा पैसे, अब नहीं दूंगा पैसे. पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, अगले इंस्टॉलमेंट का पैसा ही नहीं दे रहे पापा. आप कुछ नहीं कर सकते उनका.
ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, क्योंकि पापा की जो जिम्मेदारी आपकी परवरिश की है, ये जो है वो आपका लीगल नहीं है, ये आपका जो है वो नेचुरल है। क्या है? नेचुरल एंड इथिकल है। तो यहां पे जो है वो आप उनके लिए कहीं भी किसी भी तरह का कोई रिमेडी जाकर के नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्लिगेशन कैसा है? लीगल। और कैसे बनता है लीगल वो सुनिए। मेरा और अबीर के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं, कोई हम लोग रिश्ते नातेदार नहीं है। ये पढ़ने के लिए आए, इंस्टीट्यूट में आपने इनरोलमेंट लिया, मेरा काम आपको पढ़ाना है। अब ना मैं पढ़ाने से मुकर सकता हूं, जो मैंने आपको बोला, कोई बड़ा बैच मिल गया मैं पढ़ाने जाने लगा, बिल्कुल नहीं, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर है। ये लीगल ऑब्लिगेशन है। ये नेचुरल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर भी जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप क्या करेंगे? अगला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आप भी जो है वो पे करेंगे। हमारे और आपके बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नेचुरल रिलेशन के कारण नहीं है, बल्कि ये हमने लॉ के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और यहां पे जो है वो आपके और आपके पापा के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हुआ है, ये ऊपर वाले ने क्रिएट किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्रिएट नहीं किया है। बाप बेटे का रिलेशन, बाप बेटी का रिलेशन, पापा का, या जो है वो दीदी भैया, ये सारे रिलेशन आपके जो क्या हैं? क्रिएटेड बाय गॉड है। इसको नेचुरल बोलते हैं। तो एक दूसरे के लिए जो जिम्मेदारी होगी, इसको नेचुरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन मेरे आपके बीच में जो है, ऊपर वाले ने आपको स्टूडेंट बनाया, मुझे टीचर बना के भेजा नहीं, ये आप मुझसे पढ़ने के लिए आए, इसीलिए आप मेरे स्टूडेंट हुए। स्टूडेंट तो आप पहले से ही थे, लेकिन मेरे पास आप आकर के एडमिशन लिए, इसीलिए मेरे क्या कहलाएंगे? मेरे पास नहीं आप एडमिशन लेंगे तो भी आप सीए के स्टूडेंट कहलाएंगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। तो मेरा स्टूडेंट आप तब कहलाएं जब एज पर लॉ आकर के यहां एडमिशन लिया। अब मेरे और आपके बीच का जिम्मेदारी, मेरा समय पे कोर्स कराना, सही तरीके से कोर्स कराना, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है, आप जो है वो समय पे आएंगे या नहीं आएंगे। क्लास में आकर के ऐसे ऐसे करेंगे, गलती से मत कीजिएगा, सजाए मौत है इसकी। फोन निकल गया तो मौत की सजा है। अब जो है वो आप क्या यहां आकर के फोन चलाएंगे? क्या आप लेट आएंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप अपना ऑब्लिगेशन पूरा, तो इसका मतलब पे आपको करना रहेगा। तो इसका मतलब पहला चीज, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? कैसा ऑब्लिगेशन होगा पार्टी के बीच में? और अगर किसी ने जो है वो अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, तो दूसरे पार्टी को क्या मिलेगा? लीगल रेमेडी मिलेगा। जितने का नुकसान होगा वो उसकी भरपाई करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। अब इसी को जरूरी नहीं कि हम ऐसे 3 पॉइंट में लिखें, बड़े आराम से हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। व्हेन देयर इज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड and there is legal obligation between two parties, in case of non-fulfillment other party can take what? हो गया, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बशर्ते हमने ये चारों पॉइंट को जो है वो पिक कर दिया। देखा ना, हमने चारों पॉइंट को पिक करके, यही लैंग्वेज थोड़ा ना बोला, ये तो 3 पॉइंट में हमने इसको एक बना दिया। बस यही काम बच्चा हमें करना है, हमें समझना है, लेकिन लिखते वक्त रटना नहीं है। लैंग्वेज हमारे होंगे, और इसी चीज के लिए हम लोग सीखेंगे बेसिकली कि कैसे जो है हम क्या करें, लिखें, और कैसे हम करें प्रैक्टिस, जिससे जो है कि अगर हमने समझ लिया तो उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर ना पड़े। हाँ, अब ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा वर्ड जरूर पिक होना चाहिए। ये हुआ याद रखने वाली बात। कौन सा? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, लीगल ऑब्लिगेशन, नॉन फुलफिलमेंट, और कौन सा? लीगल रेमेडी। ये पॉइंट जो है वो जरूर क्या होने चाहिए? पिक होना चाहिए। तो अब देखिए, अभी तक हमने जो है सिर्फ किसका डेफिनेशन जाना है? अब हमने जाना है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्लस व्हाट? प्लस कंसिडरेशन, प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यही तो है एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट को फर्दर क्या लिखेंगे? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस को क्या लिखेंगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो इसीलिए अगर हम नेट कहें तो क्या हो गया? किसी भी चीज के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहला पड़ाव ऑफर होना चाहिए। उस ऑफर का क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और उस एक्सेप्टेंस के साथ उसमें क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन, और वो क्या होना चाहिए? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन सोचिए जरा, आपने किसी को ऑफर दिया,
और क्या ऑफर दिया? मान लीजिए हृदय ने जो है वो बिल्कुल हृदय से आमंत्रण दिया। किनको? देवाशीष। देवाशीष को कि भाई मूवी देखने आएगा, मैं दिखाऊंगा। अच्छा, पीवीआर रिवोली में, और साथ में पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा। पीवीआर रिवोली इसलिए मुझे याद है सीपी में है ये। अब ये नहीं कि मैंने होमवर्क दिया सीपी में जाकर के पीवीआर रिवोली में मूवी देख के आइए, ये बस इसीलिए याद है कि मेरा लास्ट मूवी उसी हॉल में देखा हुआ है। इतना याद है कि 2008 से तो पहले देखा था, इस बीच में 18 साल 20 साल में कोई मूवी नहीं देखा। गुरु मूवी था, तो गरीब आदमी 3 घंटे मूवी देखेंगे, एक साथ 12 बैच रहते हैं, पापी पेट के लिए कैसे काम चलेगा? तो इन्होंने भी जो है वो किस हॉल में बुलाया? पीवीआर रिवोली मूवी देखने के लिए। कौन आजकल बड़ा हाईलाइट में पिक्चर रहता है? वो मारघाट वाला, क्या नाम है, बड़ा चर्चा में था। हाँ, धुरंधर। तो अब जो है वो इन्होंने बोला कि आ भाई तुझे धुरंधर 1 2 3 जो भी आना हो वो दिखलाते हैं, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक सब। बोला बिल्कुल आऊंगा। अब जो है ये इंतजार करे, 6 से 9 का शो है, 5:30 ये पहले से पहुंचे हुए हैं, बड़ा सा पॉपकॉर्न बुके जैसा लेकर के कि आएंगे, दोनों दबा के खाएंगे, और इधर कोल्ड ड्रिंक भी ऐसे नहीं आए। 5:45 अब इन्होंने कॉल किया तो स्विच ऑफ। 6 बज रहा है अभी तक स्विच ऑफ। अब 6:15 हुआ तो भी 6:30। अब ये भीतर चले गए गुस्से में, मजाक बना रखा है, और ये नहीं आए। नहीं आए कौन? देवाशीष नहीं आए। हृदय के हृदय से आमंत्रित करने पे भी देवाशीष देखने नहीं आए। अब आपको क्या लगता है, देवाशीष मूवी नहीं देख रहे थे? देख रहे थे। वो हृदय के भाभी के साथ थे, इसीलिए वो सोचे कि हृदय के हृदय में जाने की जगह कहां जाते हैं हम? हृदय के भाभी के साथ देखते। नहीं आए। अब जब नहीं आए तो इनका पैसा भी बेकार हुआ। अब अगले दिन कोर्ट में केस फाइल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कहा कि ये जो है वो कोर्ट में केस। अब यही तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, गुस्साना नहीं है, मेरा तो क्वेश्चन है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हृदय लीगल एक्शन ले सकते हैं? कहा बॉस ये ऑब्लिगेशन लीगल नहीं था, सोशल एग्रीमेंट था। आओ भाई मूवी देखने चलेंगे, मेरे बर्थडे में जरूर से आना, पोस्ट डिनर वॉक पे चलेंगे, मंदिर में हम जो है वो चंदा देंगे। हृदय ने बोला था मैं मंदिर में चंदा दूंगा पुजारी जी को, 1100 रुपए का हनुमान मंदिर में चंदा दूंगा। नहीं पहुंचे, नहीं दिया चंदा। जब जरूरत पड़ी तो क्या ऐसे केस में मंदिर के पुजारी इनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं? कहा भले हनुमान जी सपने में 4 गदा दें, लेकिन मंदिर के पुजारी जो इनके ऊपर लीगल एक्शन, आखिर क्या ऐसा है? तो इसमें जवाब आपको मिलेगा कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जिनमें से एक है सोशल मैटर और भी चीजें हैं। और वो कौन सी चीजें हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वहां से आपको होमवर्क और सारा कुछ मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अगर इस समय बुक नहीं होगा